रिक का फैमिली रियूनियन करीब 10 मिनट तक चला। ल्यूक हंगामे में शामिल होने नहीं गया। शेन भीड़ के किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर उलझन थी, हैरानी और राहत थी, लेकिन उसकी आंखों में डर भी था। अब जब रिक वापस आ गया है तो उसके और लोरी के बीच क्या होगा? शेन के सिर के ऊपर का बफ तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। 20 मीटर दूर से भी ल्यूक रंगों को टिमटिमाते हुए देख सकता था। जो पहले स्थिर था, रिलायंस शुरुआती, अभी भी वहीं था, लेकिन उसके बगल में दो नए निशान दिखाई दिए थे। एंजाइटी रिलेशनशिप लेवल डिफेंस शुरुआती डिफेंस। शेन पहले ही किसी अनजाने लेवल पर रिक को एक खतरे के तौर पर देखने लगा था। ल्यूक ने चुपचाप यह नोट कर लिया। कोई जल्दी नहीं। जब कैंप फायर जला तो रिक ने आखिरकार खुद को अपने परिवार की बाहों से अलग कर लिया। लोरी ने उसे बदलने के लिए साफ कपड़े ढूंढ दिए थे और कार्ल एक पपी की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहा, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। एक बार जब किसी की बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो समझ वापस आ जाती है। रिक ने अपने आसपास देखना शुरू किया। कैंप का लेआउट, डिफेंस, लोग। वह एक पुलिस वाला था, इसलिए देखना उसकी अपनी आदत थी। ल्यूक ने देखा कि रिक की नज़र काफी देर तक खाइयों, लुकआउट प्लेटफॉर्म और रेनवाटर कलेक्टर पर टिकी रही। फिर वह शेन की ओर मुड़ा। क्या यह सब तुमने सेट अप किया था? शेन ने सिर हिलाया। ज्यादातर यह ल्यूक का आइडिया था। ल्यूक एक पुराना फायर फाइटर। वह एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय से कैंप में है और उसने बहुत सी चीजें बनाई हैं। डिफेंसिव लाइन, लुकआउट प्लेटफॉर्म, वह पानी इकट्ठा करने वाली चीज जो तुमने देखी, यह सब उसका काम है। रिक ने सिर हिलाया और उसकी नजर तुरंत ल्यूक पर टिक गई। कैंप में सिर्फ 20 या 30 लोग होने के कारण एक एशियन चेहरा आसानी से पहचाना जा सकता था। रिक पास आया। तुम ल्यूक हो? रिक उसके सामने रुका। पास से देखने पर बफ स्कैन एक्टिवेट हो गया। रिक के सिर के ऊपर मार्कर दिखाई दिए। थकावट तेज, अलर्ट हाई, आभार ग्लेन और कैंप के प्रति, इवैल्यूएट कर रहा हूं, इवैल्यूएट कर रहा हूं। ल्यूक उसने अपना हाथ बढ़ाया। रिक ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। रिक ग्रिम्स। शेन ने कहा कि तुमने कैंप के ज्यादातर डिफेंस डिजाइन किए थे। मैं इसे डिजाइनिंग नहीं कहूंगा, बस कुछ बेसिक कॉमन सेंस। ट्रेंच पैदल चलने वालों को रोक सकते हैं, लुकआउट ऊंची जमीन से बेहतर काम करते हैं, और ट्रिप वायर जल्दी चेतावनी दे सकते हैं। इसमें से कुछ भी टेक्निकली मुश्किल नहीं है। रिक ने कुछ सेकंड तक उसे देखा। ग्लेन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। कहा था कि तुमने ही उसे सीवर का रास्ता बताया था। जब मैं पहले शहर लूट रहा था तो मैंने अटलांटा के म्युनिसिपल सीवर सिस्टम की स्टडी की थी। मुझे इत्तेफाक से याद आ गया कि कुछ एग्जिट कहाँ थे। हो गया? रिक की आवाज में थोड़ा सा प्रोफेशन शक था। एक पुलिस वाले का अंदाज। इस तरह के आदमी को बेवकूफ बनाना मुश्किल था। ल्यूक ने उसकी आंखों में देखा। रिक, इस दुनिया में हर जिंदा इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो वे जानते हैं जो दूसरों को नहीं। मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम हॉस्पिटल से जिंदा कैसे निकले, और तुम मुझसे यह नहीं पूछते कि मुझे सीवर मैप कैसे याद रहा। ठीक है। रिक के मुंह का कोना फड़क उठा। वह किसी ऐसे इंसान से मिला था जिसे आसानी से परेशान नहीं किया जा सकता था। ठीक है, बहुत ठीक है। उसके सिर के ऊपर एक और बफ दिखाई दिया। रिस्पेक्ट नाम का पहला अक्षर। रिक एक नेचुरल लीडर था, लेकिन जिन लोगों की वह रिस्पेक्ट करता था वे उसके फॉलोअर नहीं थे।
वे ऐसे लोग थे जो उससे बराबरी पर बात कर सकते थे। दोनों ने थोड़ी देर और बात की। ल्यूक ली ने कैंप के डिफेंस सिस्टम, सप्लाई रिजर्व और लोगों की स्थिति के बारे में थोड़ा बताया। रिक ने ध्यान से सुना। आखिर में ल्यूक ली ने कहा, तुम अभी अभी यहाँ आए हो, इसलिए पहले आराम करो। हम बाकी सब बातों पर कल बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें काम आ सकता है। वह ट्रक के बेड से नीचे कूदा, टूलबॉक्स खोला और कपड़े का बैग निकाला। एक सिल्वर कोल्ट पाइथन दिखाई दिया। रिक की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह है पुलिस स्टेशन से लूटा हुआ .357 मैग्नम 6 राउंड सिलेंडर, 2 बॉक्स एमओ के साथ। ल्यूक ली ने उसे कपड़े का बैग दिया। तुम एक पुलिस वाले हो। यह बंदूक मुझे जितनी अच्छी लगती है उससे ज्यादा तुम्हें अच्छी लगती है। रिक ने उसे तुरंत नहीं लिया। उसने ल्यूक ली की तरफ देखा। उसकी नजर थोड़ी बदल गई। कयामत में जब कोई तुमसे अभी अभी मिला हो और तुम्हें एक अच्छी बंदूक दे तो इसका क्या मतलब होता है? या तो वे तुम्हें जीतने की कोशिश कर रहे थे या उन्हें कुछ चाहिए था। लेकिन ल्यूक ली के एक्सप्रेशन से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रिक ने 2 सेकंड सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर कपड़े का बैग ले लिया। एक अच्छी बंदूक। उसने रिवॉल्वर को होल्स्टर में डाल दिया जो कई दिनों से खाली था। एक क्लिक के साथ यह बिल्कुल फिट हो गया, जैसे बंदूक हमेशा से वहीं थी। थैंक यू। कोई बात नहीं। जिंदा रहना सबसे जरूरी है। रिक ने सिर हिलाया और अपने परिवार की ओर मुड़ गया। उसके सिर के ऊपर का बफ अपडेट हो गया। रिस्पेक्ट शुरुआती को अपग्रेड करके रिस्पेक्ट स्टेबल कर दिया गया। नया अटेंशन सस्टेंड अटेंशन। रिक के आने से कैंप के माहौल में हल्का सा बदलाव आया। सबसे साफ बदलाव शेन था। कैंपफायर के पास शेन रिक के सामने बैठा था जब दोनों पुराने पार्टनर मिले। ऊपर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। भाई मुसीबत से बचने के बाद फिर से मिले। लेकिन ल्यूक ली ने कुछ बातों पर ध्यान दिया। जब भी शेन बोलता उसकी नजर अनजाने में लोरी की तरफ चली जाती। लोरी रिक के बगल में बैठी थी, उसका एक हाथ उसकी बाह पर था और उसने शेन से बिल्कुल भी नजरें नहीं मिलाईं। हर बार जब शेन यह देखता तो उसकी कनपटी की मसल फड़कती। उसके सिर के ऊपर का बफ और खराब होता जा रहा था। एंजाइटी रिलेशनशिप लेवल और गहरा हो गया था। डिफेंस शुरुआती बदलकर डिफेंस एक्टिव हो गया था। नया जलन दबी हुई। शेन के सिर पर एक साथ 3 लाल निशान लटके हुए थे, जैसे 3 टिक टिक करते बम। शेन का ब्रेकडाउन ओरिजिनल शो में एक जरूरी छिपा हुआ धागा था और पहले 2 सीजन के दौरान रिक के ग्रुप में सबसे बड़ा अंदरूनी झगड़ा था। ल्यूक ली को यकीन नहीं था कि वह इसे रोक पाएगा। उसने ग्लेन की तरफ देखा। ग्लेन आग के पास बैठा था, मोरालेस से बात कर रहा था कि आज शहर में क्या हुआ था। बोलते समय उसके हाथ हिल रहे थे और एक्साइटमेंट अभी भी कम नहीं हुआ था। उसके सिर के ऊपर कॉन्फिडेंस बफ और मजबूत हो गया था। आज रिक को बचाना ग्लेन के लिए एक माइलस्टोन था। वह ऐसा इंसान था जो वॉकर से घिरे शहर से लोगों को बचा सकता था। डेरिल की तरफ भी हलचल थी। डेरिल टेंट के सामने अपना चाकू तेज कर रहा था। रिक के आने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। लेकिन ल्यूक ली ने देखा कि जब डेरिल की नजर रिक की कमर पर रखे कोल्ट पाइथन पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने ल्यूक ली की तरफ देखा। कैंपफायर के उस पार उनकी नजरें एक पल के लिए मिलीं। डेरिल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने एक सवाल पूछा। तुमने उसे वह बंदूक दी? ल्यूक ली ने हल्का सा सिर हिलाया।
डेरिल ने दूसरी तरफ देखा और अपना चाकू तेज करता रहा। उसके सिर के ऊपर का बफ हल्का सा बदल गया। भरोसा बडिंग थोड़ा और पक्का हो गया लग रहा था। डेरिल एक ऐसा आदमी था जो काम में यकीन रखता था। ल्यूक ली का एक अजनबी को, जो अभी अभी आया था, एक अच्छी बंदूक देना कोई चापलूसी नहीं थी। यह एक बहुत साफ मकसद वाला कदम था। क्रॉसबो वाले लड़के ने चुपचाप शेन की तरफ देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और जो कर रहा था उसमें वापस लग गया। देर रात कैंप शांत हो गया। सिर्फ कैंप फायर की चिटकन और दूर से कभी कभी कीड़ों की चहचहाहट रह गई थी। ल्यूक ली ट्रक के बेड पर लेट गया, सिस्टम पैनल खोला और दिन की अपनी आखिरी समरी बनाई। ल्यूक ली LV.3 स्ट्रेंथ 7, फुर्ती 7, काबिलियत 7, समझ 7, इंटेलिजेंस 8, किस्मत 4, वॉकर एसेंस 0/10, टोटल किल्स 55। अभी के लिए उसके गुण काफी थे, लेकिन इस समय जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी वह था कैंप के रिश्ते। शुरू में शेन ही सबसे ताकतवर था। ल्यूक ली के शामिल होने के बाद उसे धीरे धीरे अपनी बात रखने का मौका मिला। अब रिक वापस आ गया था और उसमें एक लीडर की नेचुरल मौजूदगी थी, साथ ही कई ऐसी खूबियां भी थीं जो शेन में नहीं थीं। कैंप में पावर का तीन तरफा बैलेंस बनने लगा था, लेकिन वह स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं था। देरसवेर यह फट जाएगा। रिक के आने के बाद पहली सुबह कैंप की हवा अलग महसूस हुई। जैसे ही ल्यूक ली कैंप फायर के पास उबलते पानी में झुका, उसे लगा कि एक हल्का सा बंटवारा हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि लोग फिर से अपनी अपनी तरफ चुन रहे हैं। शेन पेरीमीटर पर पेट्रोलिंग करने के लिए जल्दी उठ गया था। लौटने के बाद वह एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठकर अपनी बंदूक साफ कर रहा था। उसकी नजर कभी कभी रिक के फैमिली टेंट की तरफ जा रही थी। रिक शेन से भी पहले उठ गया था। वह कैंप में घूमता रहा, इस नए माहौल को देखता रहा। उसने ध्यान से खाई के हर हिस्से, हर ट्रिपवायर स्टेक और हर लकड़ी के स्टेक पिट के बीच की दूरी को चेक किया। फिर वह ल्यूक ली के पास गया और उसके पास बैठ गया। जब तुमने यह डिफेंस लाइन बनाई थी तो क्या तुमने एक बड़ी भीड़ के बारे में सोचा था? ल्यूक ली ने उसे गर्म पानी का एक कप दिया। मैंने सोचा था। नतीजा यह था कि यह टिकेगा नहीं। रिक ने कप लिया, उसकी नजरें तेज हो गईं। तो हम क्या करें? भागो, ल्यूक ली ने साफ साफ कहा। यह डिफेंस लाइन 50 या उससे कम वॉकर के छोटे ग्रुप से निपटने के लिए है। इसका मकसद कैंप को रिएक्ट करने के लिए समय देना है। एक बार यह संख्या पार हो गई तो कोई भी डिफेंस लाइन काम नहीं आएगी। खाइयां लाशों से भर जाएंगी, ट्रिपवायर कुचल दिए जाएंगे और गाड़ियों में बैठकर निकलना ही एकमात्र रास्ता बचेगा। निकास के रास्तों का क्या होगा? दो मेन रास्ता पहाड़ी सड़क के साथ पश्चिम की ओर जाता है और इंटरस्टेट 85 के उत्तरी हिस्से में घूमता है। वहां पैदल चलने वालों की संख्या कम है। बैकअप रास्ता जंगल से होते हुए दक्षिण में हाईवे 75 तक जाता है, लेकिन वह सड़क पतली है। बड़ी गाड़ियां वहां से नहीं गुजर पाएंगी। रिक ने उसकी तरफ देखा। तुमने भागने के रास्ते भी प्लान किए हैं? आंखों वाला कोई भी देख सकता है कि इस जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रहा जा सकता। हमें एक मजबूत गढ़ चाहिए जिसे पैदल चलने वाले तोड़ न सकें। रिक 2 सेकंड चुप रहा, फिर सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। ज्यादातर लोग एक बार किसी जगह पर पहुंचने के बाद सिर्फ यह सोचते हैं कि उसे कैसे बचाया जाए। वे अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता छोड़ने के बारे में नहीं सोचते। उसने पानी का एक घूंट लिया, फिर पूछा, कैंप का हथियारों का स्टॉक कैसा है? शेन के पास एक रेमिंगटन 870 और एक ग्लॉक है, लेकिन ज्यादा एमो नहीं है। डेरिल के पास एक क्रॉसबो है,
डैनी के पास एक हंटिंग राइफल है, मेरे पास एक क्रॉसबो और एक हैंडगन है, और बाकी सब ज्यादातर हाथापाई वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ल्यूक ली ने अपने सिस्टम बैकपैक में रखे हथियारों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। रिक ने भौहें चढ़ाई। काफी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ल्यूक ली ने माना। लेकिन यह थोड़े समय के लिए काफी है। वॉकर बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहनते। एक कुल्हाड़ी उन्हें संभाल सकती है। जिन हालात में हमें सच में बंदूकों की जरूरत होगी वे तब होंगे जब हम दूसरे इंसानों से टकराएंगे। रिक का हाथ रुक गया। तुम्हें लगता है कि हम दुश्मन बचे लोगों से टकराएंगे? हम जरूर टकराएंगे। ल्यूक ली की आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। जितना कम खाना होगा लोग उतने ही पागल हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा हुआ है। सुपरमार्केट से अभी भी चीजें निकालनी हैं। 1-2 महीने और लगेंगे, जब सप्लाई कम हो जाएगी और लूटपाट शुरू हो जाएगी। रिक और भी देर तक चुप रहा। उसके सिर के ऊपर का बफ बदल गया। इवैल्यूएटिंग मार्कर आखिरकार गायब हो गया और एक नया बफ दिखाई दिया। एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल। रिक ने ल्यूक ली के स्ट्रेटेजिक जजमेंट पर भरोसा किया क्योंकि वह भी उसी तरह सोच रहा था, लेकिन ल्यूक ली के प्लान साफ तौर पर ज्यादा डिटेल्ड थे। दोनों ने लगभग 10 मिनट और बात की, डिफेंस से लेकर सप्लाई और पर्सनल असाइनमेंट तक। थोड़ी देर में रिक खड़ा हुआ और बोला, आज दोपहर मैं तुम्हारे और शेन के साथ बैठकर बात करना चाहता हूं कि हम आगे चीजों को कैसे हैंडल करेंगे। एक मीटिंग। 3 लोग। कोई बात नहीं। सुबह 10 बजे मरले में धमाका हुआ। कारण आसान था। रिक कैंप का इंस्पेक्शन कर रहा था और इत्तेफाक से मरले के टेंट के पास से गुजरा। मरले अपने टेंट के सामने बैठकर चाकू तेज कर रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने रिक की कमर पर चमकता हुआ सिल्वर कोल्ट पाइथन देखा। फिर उसने रिक की पुलिस यूनिफॉर्म देखी। एक पुलिसवाला अपने इलाके में ऐसे घूम रहा था जैसे यह जगह उसी की हो। अच्छा वो देखो, हमें एक नया पुलिसवाला मिल गया। मरले की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सुन सकें। रिक रुका और उसे देखा। रिक ग्रिम्स, तुम? मरले डिक्सन। इस कैंप के पहले लोगों में से एक। मरले खड़ा हुआ, रिक से आधा सिर लंबा। ऑफिसर, पुरानी दुनिया में शायद तुम उस छोटे से बैच को लहराकर ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन यहां। उसने अपने पैरों के नीचे जमीन की ओर इशारा किया। भगवान अमेरिका का भला करे और उसके सारे बेकार कानून खत्म हो जाएं। रिक पीछे नहीं हटा। कानून खत्म हो सकता है, लेकिन नियम नहीं हो सकते। नियमों के बिना हम उन चीजों से अलग कैसे हैं? मरले मुस्कुराई। नियम? तुम्हारे नियम? उसने जमीन पर थूका। मुझे यह बकवास मत बताओ। माहौल टेंशन भरा हो गया। आसपास के लोगों ने जो कर रहे थे वो रोक दिया और देखने लगे। ल्यूक ली पिकअप से टिककर शांति से सीन देख रहा था। वो सबके रिएक्शन देख रहा था। मरल का बफ लाल हो गया। हॉस्टिलिटी लो सीधे, हॉस्टिलिटी मीडियम पर आ गया। सावधानी, नया प्रोवोकेशन एक्टिव। रिक के बफ भी बदल रहे थे। अलर्ट हाई, इवैल्यूएट कर रहा है। लेकिन उसके सिर के ऊपर एक और बफ था। कंट्रोल एक्टिव। रिक एक्टिवली खुद को कंट्रोल कर रहा था ताकि झगड़ा न बढ़े। रिक और शेन में यही फर्क था। अगर शेन मर्ल से टकराता तो वो उसे नीचे गिराने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करता। रिक पहले बात करने की कोशिश करता। मैं तुमसे कोई परेशानी नहीं चाहता, मर्ल। रिक ने अपनी आवाज को जितना हो सके शांत रखते हुए कहा। तुम इस कैंप का हिस्सा हो और मैं इसकी इज्जत करता हूं।
लेकिन अगर तुम किसी और की सेफ्टी के लिए खतरा बनोगे तो मैं चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं करूंगा। धमकी। मर्ल की आवाज तेज हो गई। जब तुम हॉस्पिटल के बेड पर लेटे गहरी नींद सो रहे थे तब मैं यहाँ शिकार और पेट्रोलिंग कर रहा था। वह एक कदम आगे बढ़ा और रिक की आंखों में सीधे देखा। दोनों आमने सामने खड़े थे, 1 मीटर से भी कम दूरी पर। टेंशन धनुष की डोरी की तरह खिंची हुई थी। डेरिल आखिरकार खड़ा हो गया। वह उनके बीच से गुजरा और मर्ले को रोक दिया। ल्यूकली ने देखा कि टाइमिंग सही थी और उन्हें मौका दिया। मर्ले। सबने उसकी तरफ देखा। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। ल्यूकली पानी की बाल्टी लेकर वहां गया और ऐसे निकल गया जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। उसने बाल्टी कैंपफायर के पास रैक पर रख दी, ऐसे एक्टिंग की जैसे उसे झगड़े का पता ही न चला हो। फिर ल्यूकली ने शांति से कहा, तुम शिकार करने में अच्छे हो। इस कैंप में आधा मीट तुम और तुम्हारे भाई से आता है। लेकिन अगर तुम हर नए आने वाले के साथ ऐसा करोगे तो देर सवेर कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहेगा। शायद तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन डेरिल का क्या? इन शब्दों ने मर्ले को वहीं चोट पहुंचाई जहां उसे चोट लगी थी। डेरिल ही एकमात्र इंसान था जिसकी उसे परवाह थी। मर्ले का बफ तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। यह आदमी दिलचस्प था। ग्लेन के उलट उसने शुरू से आखिर तक डर नहीं दिखाया था और उसने डेरिल को इसमें शामिल कर लिया था। धत तेरे की। वो शब्द सीधे दिल पर लगे। मर्ल के मुंह का कोना फड़क उठा। आखिर में उसने ठंडी सांस ली, मुड़ा और अपने टेंट में वापस चला गया। उसने जिप बंद कर ली, खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया। मुश्किल कुछ समय के लिए खत्म हो गई थी। रिक ने ल्यूकली की प्रोफाइल को सोचते हुए देखा। भरोसा शुरू का। उसे एहसास हुआ कि ल्यूकली साइकोलॉजिकल लड़ाई में अच्छा था। जिस तरह से उसने लड़ाई को शांत किया था वह बहुत ही कुशलता से किया गया था। बिना जोर जबरदस्ती किए उसने आसानी से एक टकराव को सुलझा लिया था जो कभी भी शुरू हो सकता था। बिना लड़े दुश्मन को काबू में करना। कयामत में उस तरह की काबिलियत 100 ग्रेनेड से भी ज्यादा कीमती थी। शेन भी ल्यूकली को देख रहा था। उसके चेहरे पर उलझन थी। ल्यूकली इतने असरदार कब हो गए? जब से रिक लौटा है। शेन ज्यादा सेंसिटिव हो गया था। अब वह ल्यूकली से सावधान भी रहने लगा था। दोपहर 3 बजे मीटिंग शुरू हुई। जगह डेल की आरवी थी। वे तीनों एक फोल्डिंग टेबल के चारों ओर बैठे थे। रिक बीच में बैठा था, शेन उसके बाईं ओर, ल्यूकली उसके दाईं ओर। टेबल पर अटलांटा का एक मैप और ल्यूकली का बनाया हुआ कैंप डिफेंस का हाथ से बनाया हुआ डायग्राम फैला हुआ था। रिक ने कहा, सबसे जरूरी चीजों से शुरू करते हैं। खाना और पानी। नाले का पानी कितने समय तक चल सकता है? शेन ने कहा, मौसम पर निर्भर करता है। अगर बारिश नहीं हुई तो शायद 2 या 3 हफ्ते और। बारिश का पानी इकट्ठा करने वाला थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन यह 30 से ज्यादा लोगों के लिए काफी नहीं है। खाने का क्या? हमारे पास अभी भी कुछ डिब्बाबंद सामान है, लेकिन अभी के हिसाब से ज्यादा 10 दिन। शिकार भरोसेमंद नहीं है। कभी कभी डेरिल एक हिरण वापस लाता है, कभी कभी सिर्फ कुछ गिलहरियां। रिक ने ल्यूकली की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है, ल्यूक? हम शॉर्ट टर्म में ठीक हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म सप्लाई नहीं है। ल्यूकली ने अपने पेन से मैप पर एक गोला बनाया। खदान का फायदा यह है कि इलाके को बचाना आसान है, लेकिन नुकसान भी साफ हैं। यह सप्लाई पॉइंट से बहुत दूर है। इसमें पानी का कोई बड़ा सोर्स
नहीं है और यहाँ खेती की कोई गुंजाइश नहीं है। यह जगह एक टेम्पररी बेस के तौर पर काम करती है। यह लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के तौर पर काम नहीं करती। रिक और शेन एक ही समय पर चुप हो गए। उन शब्दों ने उस प्रॉब्लम की ओर इशारा किया जिससे हर कोई बच रहा था। खदान आखिरी जगह नहीं थी। तुम्हें लगता है कि हमें जाना चाहिए? शेन ने मुंह बनाया। अभी नहीं, लेकिन हमें दूसरे ऑप्शन ढूंढने शुरू करने होंगे, ल्यूक ली ने कहा। खेत, जेल, मिलिट्री बेस, कोई भी जगह जहां दीवारें, पानी और खेती की जा सकने वाली जमीन हो, काम करेगी। जैसे ही उसके मुंह से जेल शब्द निकला, उसे भी लगा कि अभी बहुत जल्दी है। लेकिन बीज पहले ही बोना था। रिक ने इसे मन में नोट कर लिया, लेकिन तुरंत कुछ तय नहीं किया। दूसरी बात, रिक ने आगे कहा, पर्सनल मैनेजमेंट। हम मर्ल की प्रॉब्लम को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उस बिगड़ैल आदमी से निपटना होगा, वरना देर सवेर वह हम सबको अपने साथ नीचे खींच लेगा। मर्ल किसी की नहीं सुनता, शेन ने सीधे कहा। डेरिल को छोड़कर शायद, और वह भी थोड़ी सी। बाकी सब तो दीवार से बात कर रहे हैं। ल्यूक ली बोला। सांप पर हमला करने के लिए उसकी जरूरी जगह पर हमला करो। हमें मर्ल को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हमें डेरिल को स्थिर रखने की जरूरत है। डेरिल ही वह अकेला इंसान है जिसकी मर्ल परवाह करता है। जब तक डेरिल कैंप के नियम मानता है, तब तक मर्ल कितना नुकसान कर सकता है, इसकी एक लिमिट हमेशा रहेगी। रिक ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी और डेरिल की बनती है। हमने साथ में शिकार किया है, साथ में काम किया है। वह मुझ पर भरोसा करता है। तो तुम डेरिल की तरफ से काम करो। मैं कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। कहो। कैंप के सभी बड़े फैसले, जैसे कि दूसरी जगह जाना, सप्लाई बांटना, बाहर के ऑपरेशन, इन सब पर हम तीनों को मिलकर बात करनी होगी। कोई भी अकेले फैसला नहीं ले सकता। आरवी एक सेकंड के लिए शांत हो गई। शेन के चेहरे के हाव भाव बदल गए। मन ही मन वह बहस करना चाहता था। एक बाहरी आदमी जो यहां सिर्फ 2 हफ्ते से है, उसे फैसलों में क्या कहने का हक है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, रिक ने सिर हिला दिया। यह ठीक है। रिक पावर का दीवाना आदमी नहीं था। मुश्किल की शुरुआत में उसने डेमोक्रेटिक सहयोग की वकालत की थी। बाद में जब जेल बार बार हाई प्रेशर वाली स्थितियों में फंसी, तो रिक का दिमाग धीरे धीरे टूटने लगा। शेन ने अपनी ज़बान पर रखे शब्दों को निगल लिया। उसके सिर के ऊपर डिफेंस एक्टिव फिर से चमक उठा। मीटिंग 40 मिनट तक चली और उन्होंने 3 बातें तय की। सबसे पहले वे 3 लोगों का एक कोर डिसीजन मेकिंग ग्रुप बनाएंगे। बड़े मामलों पर मिलकर चर्चा की जाएगी। दूसरा, वे 4 लोगों की एक रोटेटिंग पेट्रोल टीम बनाएंगे, जिसमें शेन शेड्यूलिंग के लिए जिम्मेदार होगा। तीसरा, 1 हफ्ते के अंदर वे खाने और दवा को टारगेट करते हुए बड़े पैमाने पर सप्लाई रन का इंतजाम करेंगे, जिसमें ल्यूक ली और ग्लेन रूट प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद वे तीनों आरवी से बाहर निकले। ल्यूक ली ने अटलांटा की ओर देखा। ओरिजिनल शो में क्वारी कैंप को पहला बड़ा झटका रात में वॉकर अटैक था। कैंप में पहली मौत हुई एंड्रिया की छोटी बहन एमी। अगर ल्यूक ली को सही याद है, तो एमी की मौत ने ही एंड्रिया की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं और उसने सुसाइड करने के बारे में सोचा था। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बूढ़े आदमी ने उससे इस बारे में बात की थी कि उसकी जीने की इच्छा फिर से जाग गई थी। फिर भी आखिर में इससे एंड्रिया की किस्मत नहीं बदली थी। एमी की मौत ओरिजिनल शो में एक टर्निंग पॉइंट थी,
जिससे सभी को एहसास हुआ कि क्वारी अनसेफ थी और सिर्फ एक टेम्पररी पनाह हो सकती थी। ल्यूक ली को यकीन नहीं था कि इस बार भी वह अटैक होगा या नहीं। बटरफ्लाई इफेक्ट पहले ही शुरू हो चुका था। कैंप का डिफेंस पहले से ज्यादा मजबूत था और सिक्योरिटी भी ज्यादा टाइट थी, लेकिन वह किस्मत पर दाव नहीं लगा सकता था। उसे दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहना था। अगर अटैक हुआ तो वह मौके का अच्छा इस्तेमाल करेगा। चीजें वैसी ही हुई जैसी ल्यूक ली ने उम्मीद की थी। दिन में ल्यूक ली ग्लेन और डेरिल को पेट्रोलिंग पर ले गया। उनका मेन मकसद इलाके के आसपास के वॉकर्स को हटाना था। उन्हें इस राउंड से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ 7 को मारा। वॉकर किल्ड 5, ल्यूक ली 2, डेरिल, टोटल किल्स 60। वॉकर एसेंस प्लस 1 रैंडम ड्रॉप। पेट्रोलिंग करते समय उसे एक बुरा साइन मिला। जंगल के रास्ते पर वॉकर्स के ताजे पैरों के निशान दिखे थे। स्केल को देखते हुए कम से कम एक बड़ा ग्रुप था। कम से कम 20 या 30 वॉकर्स साउथ ईस्ट से खदान की ओर बढ़ रहे थे। पैरों के निशान अभी भी गीले थे। वे 24 घंटे से ज्यादा पुराने नहीं थे। ल्यूक ली जमीन पर झुक गया और आधे मिनट तक उन्हें देखता रहा। उसे पहले ही एक नतीजा मिल गया था। एक भीड़ आ रही थी। दिशा साफ थी और यह मकसद से लग रहा था। जब ग्लेन ने पहले उस डॉज चैलेंजर को वापस चलाया था तो एंटी थेफ्ट अलार्म कई मिनट तक बजता रहा था। खुली घाटी में आवाज और भी दूर तक जाती थी। वॉकर आवाज और गंध से ट्रैक किए जाते थे। वह अलार्म अंधेरे जंगल में टॉर्च की तरह था। यह लगभग वैसा ही था जैसे वॉकर के मुंह के सामने कच्चा मांस लटकाकर उन्हें उसका पीछा करने के लिए बुलाया जाए। ल्यूक ली के कैंप लौटने के बाद उसने तुरंत इसकी घोषणा नहीं की। उसे सबसे पहले शेन मिला। हमें दक्षिण पूर्व की ओर से एक भीड़ के निशान मिले। मेरा अंदाजा है कि 20 या 30 वॉकर इस तरफ बढ़ रहे होंगे। शेन के हाव भाव बदल गए। कितनी दूर? लगभग 3 किलोमीटर। पैदल चलने वालों की स्पीड से वे आज रात जल्दी पहुंच जाएंगे और कल सुबह होने से पहले भी। भाड़ में जाओ, शेन ने गाली दी, फिर जल्दी से काम पर लग गया। पेट्रोल दोगुना कर दो। सबको आज रात लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहो। रुको, ल्यूक ली ने उसे रोका। अभी सबको मत बताना, इससे पैनिक हो जाएगा। जाकर रिक को बताओ। हम तीनों पहले मिलते हैं, फिर मिलकर इंतजाम करते हैं। शेन ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर सिर हिलाया। 3 मिनट बाद आरवी के अंदर। हालात सुनने के बाद रिक ने तुरंत मैप फैलाया। साउथ ईस्ट। वे कौन सा रास्ता लेंगे? सबसे ज्यादा चांस है कि रास्ता क्रीक वैली के साथ साथ है। उस रास्ते में सबसे कम रुकावट है। ल्यूक ली ने अपनी उंगली से मैप पर एक लाइन खींची। वैली खदान के ईस्ट एंट्रेंस की ओर जाती है। वहां की खाई सबसे कम गहरी है, सिर्फ आधा मीटर। यह एक बड़ी भीड़ को नहीं रोक पाएगी। क्या हमारे पास इसे मजबूत करने का टाइम है? शेन ने पूछा। हमारे पास इसे और गहरा खोदने का टाइम नहीं है, लेकिन हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। ल्यूक ली ने जल्दी से प्लान बना लिया। पूर्वी एंट्रेंस पर खाई के सामने गाड़ियों को रोड ब्लॉक की तरह जमा कर दो। पिकअप और उस टूटी फूटी सेडान का इस्तेमाल सड़क को ब्लॉक करने के लिए करो। अगर पैदल चलने वाले ऊपर नहीं चढ़ सकते तो उन्हें घूमकर जाना होगा। वे बैरिकेड के पीछे एक फायर लाइन भी बना सकते हैं, तार की फेंसिंग के चारों ओर गैसोलीन में भीगे कपड़े की पट्टियां लपेटकर और जरूरी समय पर उन्हें जलाकर। भले ही इससे ज्यादा लोग न मरें, लेकिन इससे भीड़ की रफ्तार धीमी हो जाएगी।
आखिर में सभी हथियारबंद लोग पूर्वी डिफेंस लाइन पर ध्यान देंगे और ओवरलैपिंग फायर बनाएंगे। सभी नॉन कॉम्बैटेंट पश्चिम की तरफ गाड़ियों में चले जाएंगे, किसी भी पल अंदर जाने और निकलने के लिए तैयार। ग्लेन हर चलने लायक गाड़ी स्टार्ट कर सकता था और उन्हें आइडल रख सकता था। सुनने के बाद रिक कुछ काम की बात कहना चाहता था। उसने बहुत देर सोचा, फिर आखिर में धीरे से कहा, हम इसे तुम्हारे तरीके से करेंगे। शेन को भी कोई एतराज नहीं था। फैक्ट्स ने साबित कर दिया था कि यह एशियन लड़का सच में बात करना जानता था। रिक को भी प्लान में एक भी कमी नहीं मिली। पूरी तैयारी दोपहर 4 बजे शुरू हुई। ल्यूकली ने खुद गाड़ी के बैरिकेड की जगह तय की। मार्कस और टी-डॉग ने पिकअप को ईस्ट एंट्रेंस के पार खड़ा किया, फिर गैप को ब्लॉक करने के लिए 2 टूटी-फूटी कारों को धक्का दिया। बैरिकेड के पीछे डेरिल ने तार की 3 आड़ी लाइनें खींची, हर एक में गैसोलीन में भीगे कपड़े की पट्टियां लिपटी थीं। डैनी ने कैरेन और कई नॉन कॉम्बैटेंट्स को टेंट से जरूरी सामान गाड़ियों में ले जाने में लीड किया। दूसरे लोग भी धीरे धीरे शामिल हो गए और फालतू सामान को ठीक करने में मदद की। ल्यूकली ने जानबूझकर एमी को एक सेफ जगह पर रखने का इंतजाम किया। ओरिजिनल शो में एमी रात के रेड के दौरान मर गई थी। इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। सूरज डूब गया। खदान अंधेरे में डूब गई। रात में बैरिकेड के पीछे बस कुछ टॉर्च टिमटिमा रही थीं। रिक बैरिकेड के बिल्कुल आगे खड़ा था। उसने अपना कोल्ट पाइथन हाथ में खींचकर पकड़ा हुआ था। चांदी की बंदूक आग की रोशनी में चमक रही थी। शेन उसके दाईं ओर खड़ा था। उसकी रेमिंगटन 870 लोडेड थी। ल्यूकली रिक के बाईं ओर खड़ा था। उसका क्रॉसबो कॉक किया हुआ था। उसका साइलेंस्ड ग्लॉक उसकी कमर के पीछे टिका हुआ था। क्रॉसबो गाय बैरिकेड के ऊपर झुका हुआ था, ऊंची जगह पर था जहां से साफ नजारा दिख रहा था। बाकी लोगों ने अपनी लड़ाई की पोजीशन ले ली और क्रॉस फायर करने लगे। जब से ल्यूकली आया, क्वारी की लड़ने की काबिलियत मिड स्टेज में गवर्नर की सेना जैसी होने लगी थी। बेशक मिलिट्री फायर पावर के मामले में वे अभी भी बहुत पीछे थे, लेकिन हथियार धीरे धीरे हासिल किए जा सकते थे। लड़ने की तैयारी बनाना बहुत मुश्किल था। ग्रुप में जितनी जल्दी यह डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, टीम को लीड करना उतना ही आसान होगा। 2 घंटे बाद ट्रिपवायर बज गए। दक्षिण पूर्व में पहला ट्रिपवायर चालू हुआ और टिन के डिब्बे खनकने लगे। फिर दूसरा आया, तीसरा। शोर और तेज हो गया। फिर सबने कदमों की आहट सुनी। एक साथ चल रहे दर्जनों वॉकर से एक धीमी गड़गड़ाहट वाली वाइब्रेशन हुई, जैसे दबी हुई बिजली कड़क रही हो। बस उसे सुनना ही लोगों पर प्रेशर डालने के लिए काफी था। अंधेरे में टॉर्चलाइट के किनारे पहले वॉकर की आउटलाइन दिखाई दी। फिर दूसरा, तीसरा, 10वां। वे क्रीक वैली की तरफ से ऊपर आए, एक काले ज्वार की तरह एक साथ जमा हो गए। ल्यूकली ने जल्दी से उन्हें गिना। कोई 20 या 30 नहीं थे। कम से कम उससे 2 गुने। 50 या 60 कम से कम। अंदाजे से 2 गुने। झुंड ने शायद रास्ते में बिखरे हुए लोगों को भी उठा लिया था। वॉकर के बारे में यही अजीब बात थी। उनके पास दिमाग नहीं था, लेकिन कोई भी आसानी से 2 और लोगों को पहचान सकता था। एक बार जब वे एक बड़ी भीड़ बना लेते, तो वे किसी भी छोटे या मीडियम साइज के कैंप में सीधे घुस सकते थे। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, शेन ने कई गालियां दीं। रुको, रिक की आवाज थोड़ी कांप रही थी। यह उसका दूसरी बार था जब वह इतनी बड़ी भीड़ का इतने करीब से सामना कर रहा था, और वह भी घबराया हुआ था। जब तक वे बैरिकेड तक न पहुंच जाए, तब तक इंतजार करो, फिर गोली चलाओ। गोलियां बर्बाद मत करो।
ल्यूकली अभी भी काफी शांत था। उसने अब तक काफी बड़े सीन देख लिए थे। वॉकर पहली टूटी फूटी कार से टकरा गए। टूटी फूटी कार सिर्फ हिल रही थी, उसे किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता था। द वॉकिंग डेड में कोई लिकर्स या टायरेंट्स नहीं थे। वॉकर गाड़ी के बैरिकेड के सामने जमा होने लगे। आगे वालों को पीछे वालों ने आगे धकेल दिया। कुछ को गिरा दिया गया और पैरों तले रौंद दिया गया। बैरिकेड पर दबाव पड़ रहा था और मेटल दबाव से कराह रहा था। टी-डॉग, इसे जलाओ, ल्यूकली ने आग्रह किया। टी-डॉग ने अपना लाइटर जलाया और उसे पहली वायर लाइन पर कपड़े की पट्टी पर रखा। बूम! गैसोलीन से भीगा कपड़ा तुरंत जल गया। आग तार पर फैल गई, जिससे 2 मीटर ऊंची आग की दीवार बन गई। वॉकर्स की अगली लाइन आग की लपटों में घिर गई। उनके कपड़े और स्किन जलने लगे, लेकिन उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और वे आगे बढ़ते रहे। जलते हुए वॉकर्स बैरिकेड से टकरा गए, जिससे आग उनके और साथियों तक फैल गई। हवा जले हुए सड़े हुए मांस की बदबू से भर गई। गोली चलाओ, क्रिक ने आदेश दिया। बैंग! कोल्ट पाइथन पहली बार दहाड़ा, जिससे एक वॉकर का सिर उड़ गया। बैंग बैंग बैंग! शेन की शॉटगन ने तेजी से फायर किया। हर धमाके से वॉकर्स का एक झुंड गिर गया। ल्यूकली अपने क्रॉसबो से फायरिंग करता रहा। फायर लाइन के पीछे फंसे उन लोगों को ठीक से मार गिराया जो साइड से चक्कर लगाने की कोशिश कर रहे थे। डेरिल गाड़ी की छत पर एक स्नाइपर की तरह खड़ा था। एक बोल्ट, एक किल, बिना एक भी मिस किए। दूसरे हथियारबंद लोगों ने उन वॉकर्स को खत्म कर दिया जो बच निकले थे। लेकिन वॉकर्स बहुत ज्यादा थे। जब तक कपड़े की पट्टियां जल गईं, तब तक बहुत सारे वॉकर्स बचे हुए थे। कुछ तो बैरिकेड पर चढ़ने भी लगे थे। ल्यूकली ने अपना क्रॉसबो रख दिया और पहले वॉकर के पास गया जो ऊपर चढ़ रहा था, और अपनी कुल्हाड़ी जोर से नीचे गिरा दी। डेरिल ने उसे कवर किया और ल्यूकली पर हमला करने वाले वॉकर्स को मार गिराया। डैनी ने अपनी शॉटगन से पूरी ताकत लगा दी। ल्यूकली ने उसकी फायरिंग पर रोक नहीं लगाई और वह आदमी लगभग पागलों की तरह मार रहा था। हर ब्लास्ट में वॉकर का आधा सिर बहुत सटीकता से उड़ जाता था। फिर भी वॉकर एक के बाद एक बैरिकेड पर चढ़ते रहे, जैसे उनकी संख्या बिल्कुल कम नहीं हुई हो। बैरिकेड लाइन टूट रही थी। दूसरी डिफेंस लाइन पर पीछे हट जाओ, ल्यूकली की आवाज गोलियों और गुर्राहटों के बीच से निकली। रिक ने बिना किसी झिझक के उसकी तरफ देखा। वह जो कहे वही करो। पीछे हट जाओ। सब एक के बाद एक पीछे हटने लगे। ल्यूकली उन्हें कवर करने के लिए पीछे रह गया। उसने अपनी कमर के पीछे से साइलेंस्ड ग्लॉक निकाला और बैरिकेड पर चढ़ रहे वॉकर पर निशाना साधा। बैंग 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 बैंग! 4 शॉट, 4 सिर। सब गिर गए। अगर स्पेशल इफेक्ट्स होते तो ल्यूकली की नजर के नीचे 4 हेडशॉट मारकर दिखाई देते। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फायर करने के बाद ल्यूकली ने अपनी जेब से एक M67 ग्रेनेड निकाला। पिन खींचो, फेंको, छेद में फायर करो, कुतिया। ग्रेनेड हवा में एक आर्क बनाता हुआ ठीक वॉकर्स के सबसे घने झुंड में गिरा। बूम! धमाके की लहर ने कम से कम 10 वॉकर्स को पलट दिया। छर्रे सड़े हुए शरीरों को चीरते हुए जमीन पर मांस के टुकड़े और काला खून बिखेर रहे थे। पूरा कैंप धमाके से हैरान रह गया। सबने ल्यूकली की तरफ देखा। शेन का मुंह खुला रह गया और काफी देर तक बंद नहीं हुआ। रिक की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह भी साफ तौर पर हिल गया था। गाड़ी की छत से डेरिल ने धीमी सीटी बजाई। अब यह तो ठीक था, भाई। एक ग्रेनेड।
यह एशियन आदमी असल में एक ग्रेनेड छिपा रहा था। ल्यूक ली के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। तो क्या हुआ अगर उसके पास प्राइवेट मिलिट्री गियर था? अगर उन्हें इससे कोई दिक्कत थी तो वे जाकर उसकी रिपोर्ट कर सकते थे। बस वहां खड़े मत रहो, फायरिंग करते रहो। धमाके से उन्हें बस थोड़ा समय मिला। ल्यूक ली ने उस छोटी सी खिड़की का इस्तेमाल डिफेंस लाइन को फिर से बनाने के लिए किया। सब कुछ ठीक से हो गया। यह वॉकर की डिफेंस लड़ाई से ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे वह सैंडबॉक्स गेम खेल रहा हो। सभी शूटर दूसरी खाई के पीछे चले गए, उसकी गहराई को नेचुरल कवर की तरह इस्तेमाल करते हुए। टी-डॉग ने दूसरी तैयार फायर लाइन जलाई। ग्लेन ने वॉकी टॉकी पर बताया कि वेस्टर्न इवैक्यूएशन पॉइंट सुरक्षित है और सभी नॉन कॉम्बैटेंट पहले से ही गाड़ियों में हैं। आधे मिनट बाद बचे हुए वॉकर फिर से आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनकी संख्या पहले ही 50 या 60 से घटकर 20 से भी कम हो गई थी। आग, धमाके और गोलियों ने भीड़ को 3 लेयर में कमजोर कर दिया था, फिर भी इससे भी यह सिर्फ 2/3 कम हुई थी। बाकी 20 को दूसरी खाई के सामने एक एक करके हटा दिया गया। रिक ने पाइथन का 6 राउंड सिलेंडर खाली किया, रीलोड किया, फिर 6 और राउंड खाली किए। शेन ने अपनी शॉटगन तब तक चलाई जब तक उसके गोले खत्म नहीं हो गए, फिर एक लोहे की रॉड पकड़ी और क्लोज कॉम्बैट में चार्ज किया। डेरिल ने अपने सारे बोल्ट चला दिए और उन्हें वापस लेने का समय नहीं मिला, इसलिए उसने अपना शिकार करने वाला चाकू निकाला। गाड़ी की छत से नीचे कूदा और एक के बाद एक वॉकर को काट डाला। ल्यूक ली ने अपना साइलेंस्ड ग्लॉक निकाला और दूसरी तरफ से चक्कर लगाने की कोशिश कर रहे आखिरी 5 वॉकर को जल्दी से हटा दिया। 5 गोलियां, 5 सिर, 5 लोगों की मौत। मैगजीन भी खाली थी। उसने बंदूक कमर पर वापस रखी, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जमीन पर रेंग रहे आखिरी वॉकर की तरफ बढ़ा। धमाके की धार से वह वॉकर आधा उड़ गया था। क्योंकि उससे ज्यादा खतरा नहीं था, इसलिए किसी ने उसकी परवाह नहीं की। ल्यूक ली ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। आसपास तुरंत सन्नाटा छा गया। पूरी लड़ाई लगभग 15 मिनट तक चली थी। कैंप में कोई नुकसान नहीं हुआ। ल्यूक ली लाशों और जले हुए अवशेषों के बीच खड़ा था। उसकी सांसें हमेशा से थोड़ी तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी धड़कन स्थिर थी। उसकी नजर के कोने में सिस्टम पैनल टिमटिमा रहा था। वॉकर किल्ड 23, ल्यूक ली। इस ऑपरेशन में टोटल किल्स दूसरों को मिलाकर 58, टोटल पर्सनल किल्स 83, वॉकर एसेंस प्लस 3 बैच किल बोनस, टोटल एसेंस 4/10, 23 किल्स। पूरी फाइट में टोटल किल्स के 1/3 से ज्यादा। एक प्रॉपर MVP। सबसे जरूरी बात, उसने दिखा दिया था कि वह क्या कर सकता है। मिलिट्री जजमेंट, ग्रेनेड, एक साइलेंस्ड पिस्टल, सटीक शूटिंग, शांत कमांड, पीछे हटने को कवर करना। रिक पास आया। उसकी शर्ट पर काला खून लगा था और उसकी काउबॉय हैट उसके सिर पर टेढ़ी पड़ी थी। एक ग्रेनेड, उसने फीलिंग के साथ कहा। तुम्हारे पास और क्या है जिसके बारे में हमें नहीं पता? बहुत सारे, ल्यूक ली ने बिना कुछ छिपाए कहा। जितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड उतना अच्छा। रिक उसे 3 सेकंड तक घूरता रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर ल्यूक ली के कंधे पर थपथपाया। तुमने आज रात सबकी जान बचाई। उसके बफ्स अपडेट हो गए। ट्रस्ट, सॉलिड, रिकॉग्निशन, कॉम्प्रिहेंसिव, नया, रिलायंस कोर। रिलायंस कोर। इमोशन में बदलाव ने रिक के एटीट्यूड को किसी भी चीज से बेहतर दिखाया। कुछ मीटर दूर शेन ने रिक को ल्यूक ली के कंधे पर थपथपाते हुए देखा। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। उसके बफ्स में डिफेंस एक्टिव तेजी से चमक रहा था, लेकिन रिलायंस प्रीलिमिनरी भी गायब नहीं हुआ था। उल्टा, लेकिन वह शेन था।
जलन, शायद, लेकिन वह किसी ऐसे इंसान से नफरत नहीं करेगा जिसने उसकी जान बचाई हो। डेरिल पास गया और अपनी पैंट की टांग पर लगे शिकार के चाकू से काला खून पोंछा। उसने ल्यूक ली की तरफ देखा। उसके मुंह का कोना फड़क रहा था क्योंकि वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, हालांकि यह रोने से भी ज्यादा बदसूरत लग रहा था। डेरिल के लिए वह जितनी तारीफ कर सकता था उतनी पहले ही हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी भी डेरिल की इमोशन हालत में था। उसके सिर के ऊपर ट्रस्ट इनिशियल पहले ही ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड बन चुका था। तभी ग्लेन पश्चिम से नॉन कॉम्बैटेंट्स की रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। सब सुरक्षित थे, कुछ भी गलत नहीं हुआ था। जब उस जवान एशियाई आदमी ने ज़मीन को वॉकर की लाशों से ढका देखा तो उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। हे भगवान, तुमने कितनों को मारा? व्हाइट हाउस भरने के लिए काफी। ल्यूक ली ने सांस छोड़ी। फिर उसने एंड्रिया की तरफ देखा। एंड्रिया खाई के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में छोटे कैलिबर की पिस्तौल अभी भी थोड़ी कांप रही थी। उसने भी लड़ाई के दौरान गोली चलाई थी और उसका एक किल रिकॉर्ड था। उसकी छोटी बहन एमी वैन के अंदर सुरक्षित बैठी थी। इस वजह से एक महत्वपूर्ण एनपीसी का भाग्य बदल गया था। डेल को अब एंड्रिया से खुद को न मारने की विनती करने की जरूरत नहीं थी। एंड्रिया ने ल्यूक ली को देखा। उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में वह केवल 2 शब्द ही कह पाई। धन्यवाद। ल्यूक ली ने सिर हिलाया। जैसे ही ल्यूक ली ने युद्ध के मैदान को साफ किया और अपने बोल्ट वापस पाए, वह महसूस कर सकता था कि शिविर में अन्य लोगों की निगाहें उस पर पड़ रही हैं। प्रशंसा, सम्मान, सद्भावना। जब वह पहली बार शिविर में शामिल हुआ था, उसकी तुलना में यह एक गंभीर सुधार था। रात की छापेमारी के बाद खदान के ऊपर एक तीखी बदबू छाई हुई थी। प्रवेश द्वार के सामने 60 वॉकर के अवशेष ढेर किए गए थे। काला खून मिट्टी में सोख लिया था, जिससे हरे सिर वाली मक्खियों के झुंड आ रहे थे। भोर होने से पहले ल्यूक ली ने लोगों को शवों से निपटने के लिए संगठित किया। वॉकर जिंदा भी काफी बुरे थे और वे मरने से भी ज्यादा बेहतर नहीं थे। उनके सड़ते हुए फ्लूइड पानी के सोर्स को खराब कर सकते थे और बदबू से और भी वॉकर्स खींच सकते थे। टी-डॉग और मार्कस ने सामान ढोने का काम संभाला, जबकि डेरिल उनके गार्ड के तौर पर पास में खड़ा था। कुछ वॉकर्स का आधा शरीर उड़ गया था, लेकिन उनके दिमाग अभी भी सही सलामत थे। उनके मुंह खुल और बंद हो रहे थे। वे अभी भी किसी को काट सकते थे। डेरिल ने यह देखा और उन्हें एक एक करके अपने चाकू से साफ और जल्दी से खत्म कर दिया। ल्यूक ली ने और कोई गंदा, कमरतोड़ काम नहीं किया। कमांडर के तौर पर उसने पूरा समय लोगों को ऑर्डर देने में बिताया और यह बहुत अच्छा लगा। पिछली रात के हमले ने सभी को एक जरूरी प्रॉब्लम का सामना करने पर मजबूर कर दिया। क्वारी कैंप चारों तरफ से खुला हुआ था। ल्यूक ली ने जो डिफेंसिव लाइन बनाई थी, उसके बावजूद भी अगर उस जगह पर कब्जा नहीं किया जा सका तो नहीं किया जा सकता था। प्रॉब्लम टाइमिंग या मैन पावर की नहीं थी, यह इलाका था। क्वारी आधी खुली घाटी में थी, चौड़ी और हमला करने में आसान लेकिन बचाव करने में मुश्किल। वॉकर किसी भी तरफ से चुपके से घुस सकते थे। डिफेंसिव लाइन वॉकर के छोटे ग्रुप को संभाल सकती थी, लेकिन अगर वॉकर का झुंड आ जाए और आप फिर भी न भागें तो आप या तो निडर थे या बेवकूफ। जिस बात से ल्यूक ली को और भी ज्यादा चिंता थी वह थी रात का छापा। बड़े पैमाने पर रात के छापे का मतलब था कि क्वारी पूरी तरह से खुल गई थी। कैंप में पहले से ही इंसानों की भारी गंध आ रही थी। हर दिन वे या तो मीट भून रहे थे या गाड़ी चलाते हुए एग्जॉस्ट फैला रहे थे।
अब उसके ऊपर वॉकर के एक बड़े झुंड की छोड़ी हुई गंध थी। यह अटलांटा के चारों ओर से वॉकर को खींचने के लिए काफी थी। वे कितने होंगे? कम से कम हजारों की संख्या में। इतने बड़े पैमाने पर असल जिंदगी को भूल जाइए। अनलिमिटेड एमो वाला गेम कैरेक्टर भी बिना नुकसान उठाए बच नहीं पाएगा। ओरिजिनल शो में रिक और शेन बस लकी थे। डाउनटाउन अटलांटा में दसियों, शायद सैकड़ों, हजारों वॉकर थे। जैसे ही मौसमी हवा बदली, जरा सी भी गड़बड़ी उन्हें बाहर खींच सकती थी और खदान उनके रास्ते का पहला चोक पॉइंट बन जाती थी। यह जगह अब रहने लायक नहीं थी। उन्हें जाना पड़ा। प्रॉब्लम यह थी कि कहाँ जाएं। सब परेशान थे। सिर्फ ल्यूकली के पास पहले से ही जवाब था। आखिरकार वह आधा पैगंबर था। उसे प्लॉट पता था और अगली पनाह हर्शेल का फार्म होना चाहिए। लेकिन वह उन्हें ऐसे ही जवाब नहीं दे सकता था। यह बहुत अचानक और बहुत शक वाला होता। एक बेवकूफ भी सोचने लगता। लेकिन वह उन्हें गाइड कर सकता था, धीरे धीरे और नेचुरली कैंप को उस दिशा में ले जा सकता था। लाशें हटाने के बाद ल्यूकली नदी के किनारे हाथ धो रहा था, तभी रिक वहां आया। रिक बहुत बुरा लग रहा था। साफ है कि वह कल रात ठीक से सोया नहीं था। असल में कोई भी सोया नहीं था। अगर कोई एक सेकंड में 60 वॉकर्स के रात के हमले का सामना कर सकता है और अगले ही सेकंड में सो सकता है, तो वह शायद पहले ही मर चुका होगा। कोई भी आम इंसान इतना बेफिक्र नहीं हो सकता। ली, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। करो। कल रात के बाद मैंने लोरी से इस बारे में बात की। मुझे लगता है कि तुम सही थे। हम अब यहाँ नहीं रह सकते। ल्यूकली ने अपने हाथों से पानी झाड़ा और खड़ा हो गया। मैं सहमत हूँ, लेकिन कहीं और जाना ऐसी चीज नहीं है जिसका फैसला हम अचानक कर सकें। हमें पहले एक जगह ढूंढनी होगी। तुमने पहले एक फार्म और एक जेल का जिक्र किया था। ठीक है। एक फार्म में पानी होता है, जमीन होती है जिस पर हम पौधे लगा सकते हैं, और बाढ़ होती है जिसे बचाव में बदला जा सकता है। एक जेल और भी बेहतर होगी। ऊंची दीवारें, लोहे के गेट, एक रेडीमेड डिफेंस सिस्टम। लेकिन अंदर पक्का वॉकर्स से भरा होगा और उसे खाली करने में हमें बहुत खर्च आएगा। पहले फार्म के बारे में बात करते हैं। क्या तुम्हारे मन में कोई जगह है? ल्यूकली ने कुछ सेकंड सोचने का नाटक किया। मुझे लगता है कि हमें दक्षिण की ओर, सेनोइया की ओर जाना चाहिए। वह इलाका खेती की जमीन है जहां आसपास कई मीडियम साइज के फार्म फैले हुए हैं। जब मैं फायर डिपार्टमेंट में काम करता था तो मैं वहां कुछ बार गया था, इसलिए मुझे वह इलाका थोड़ा याद है। यह बात थोड़ी ही सच थी। ओरिजिनल होस्ट ने सच में फायर डिपार्टमेंट में काम किया था, लेकिन उसे कुछ ही दिनों के प्रोबेशन के बाद निकाल दिया गया था। ग्रेजुएट डिग्री के बावजूद उसे अमेरिका में वह नौकरी नहीं मिली जो वह चाहता था। जहां तक उस इलाके के बारे में उसकी जानकारी की बात है, वह सब ओरिजिनल शो से आई थी। असल में शायद यह थोड़ी भी सच नहीं थी। वह बस बातें बना रहा था। लेकिन तबाही में कौन जानने वाला था कि वह क्या करता था? रिक ने उससे कोई सवाल नहीं किया। मुझे मोटा मोटा अंदाजा दो। कितनी दूर है? कार से कम 2 घंटे। लेकिन यह सड़कों पर निर्भर करता है। हमें रुकावटें पार करनी पड़ सकती हैं। तो तुम्हारी सोच से हमें पहले स्काउट के लिए लोगों को भेजना चाहिए। ठीक है। मैं 2 या 3 लोगों को लेकर पहले ट्रिप पर जाऊंगा। एक बार जब हमें सही जगह मिल जाएगी तो हम मेन ग्रुप के लिए वापस आएंगे। रिक ने सिर हिलाया।
तुम टीम चुनो। ग्लेन, डेरिल और डैनी। ग्लेन को सड़कें याद हैं। बच्चे की याददाश्त अच्छी है। डेरिल प्रोटेक्शन है और डैनी अब जिम्मेदारी भी संभाल सकता है। शेन नहीं। शेन को रुककर कैंप की रखवाली करनी होगी। जब तुम यहां नहीं थे तो उसने बहुत अच्छा काम किया था। इसके अलावा मेन ग्रुप को बिना किसी की निगरानी के नहीं छोड़ा जा सकता। यह ल्यूकली का तर्क था और यह किसी के लिए नहीं था। शेन कैंप की रखवाली के लिए पक्का सही था। ओरिजिनल शो में उसने जो कुछ भी सोचा था वह सब समझ में आता था। वह बस बेरहम था और अपने हाथ गंदे करने को तैयार था। यह तबाही थी। कौन अब भी मासूम संत बनने की कोशिश कर रहा था? साइकोलॉजिकल नजरिए से ल्यूकली के भी अपने छोटे छोटे मकसद थे। जो भी नया कैंप पहले ढूंढ लेता उसे इसे बनाने में ज्यादा बोलने का मौका मिलता। उसे यह पहल अपने हाथों में रखनी थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने टीममेट्स के खिलाफ साजिश कर रहा था। लोगों के बीच रिश्ते कभी इतने आसान नहीं होते। तबाही में वॉकर मेन मुद्दा नहीं थे, लोग थे। रिक को कुछ सूझा लेकिन उसने कहा नहीं। उसने बस ल्यूकली के कंधे पर थपथपाया। सुरक्षित रहना। हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। चिंता मत करो, मैं यह कर लूंगा। उस दोपहर 4 लोगों की टोही टीम निकल पड़ी। ल्यूकली पिकअप चला रहा था। ग्लेन पैसेंजर सीट पर बैठा था। डेरिल और डैनी ट्रक के बेड पर दुबके हुए थे ताकि आगे और पीछे दोनों को कवर कर सकें। गियर के लिए ल्यूकली एक क्रॉसबो, एक सप्रेस्ड ग्लॉक और एक कुल्हाड़ी लाया था। उसके पास एक M4 एक और कुछ ग्रेनेड भी थे जो उसके सिस्टम बैकपैक के नीचे रखे थे। इसे भारी फायर पावर माना जाता था। ग्लेन और डैनी दोनों के पास अपनी बंदूकें और चाकू थे। डेरिल के पास उसका स्टैंडर्ड क्रॉसबो और शिकार का चाकू था। एक SSR के लिए एक सिग्नेचर हथियार की जरूरत होती थी। उन चारों की फायर पावर किसी भी छोटी या मीडियम साइज की मुठभेड़ को संभालने के लिए काफी थी। पिकअप पहाड़ी सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़ा, लेकिन हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब थे। कई हिस्से खाली गाड़ियों से ब्लॉक थे। ग्लेन गैप ढूंढने और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बाहर निकला, जबकि ल्यूकली ने ट्रक को जबरदस्ती आगे बढ़ाया। 2 बार वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था और डेरिल और डैनी को नीचे कूदकर कारों को सड़क के किनारे लगाना पड़ा। लगभग 1.5 घंटे बाद वे आखिरकार सेनोइया इलाके में पहुंच गए। सड़क के दोनों तरफ का नजारा बदलने लगा। बाहर के बिखरे हुए खंडहर गायब हो गए थे। उनकी जगह खेत और चरागाह के बड़े बड़े हिस्से आ गए थे। नजारा खुला था, इलाका शांत था और लगभग कोई पैदल चलने वाला नजर नहीं आ रहा था। ग्लेन खिड़की से टिका और बाहर देखा। यह घटिया जगह। ऐसा लगता है जैसे दुनिया कभी बदली ही नहीं। दिखावे से धोखा मत खाओ, ल्यूकली ने कहा। कोई जगह जितनी शांत होती है उतना ही सावधान रहने की जरूरत होती है। हम जानते हैं उन खेतों में पैदल चलने वाले लोग पड़े हैं जो इंसान से भी ऊंची फसलों में छिपे हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, डेरिल ने ट्रक के बेड से छत पर 2 बार थपथपाया। आगे कुछ था। ल्यूकली धीमा हुआ और देखने के लिए आगे झुका। लगभग 300 मीटर आगे एक चौराहा था। सड़क के बीच में एक पलटी हुई स्कूल बस पड़ी थी। उसके बगल में 2 पिकअप ट्रक थे जिनके बेड पर रेत की बोरियां रखी थीं। इंसानों का बनाया हुआ रोड ब्लॉक। यह ओरिजिनल शो की कहानी का हिस्सा नहीं लग रहा था। ल्यूकली ने ट्रक रोका और अपनी दूरबीन से उस इलाके को देखा। स्कूल बस के पीछे लोग थे। सिविलियन कपड़ों में 4 आदमी थे
और उन्हें साफ पता था कि वे क्या कर रहे हैं। दो लोग रेत की बोरियों के पीछे बंदूकें लेकर छिपे हुए थे, नजर रख रहे थे। एक स्कूल बस के ऊपर चौकीदारी के लिए खड़ा था। आखिरी वाला सड़क के बीच में हाथ से लिखा एक साइन पकड़े खड़ा था। साइन पर लिखा था, रुको, अपना काम बताओ, रुको और अपना काम बताओ। लानत है सिविलियन मिलिशिया पर। ऐसे लोगों से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। ल्यूक ली मन ही मन कोस रहा था। दुनिया के खत्म होने के शुरुआती दिनों में इस तरह के रोड ब्लॉक आम बात थी। एक कम्युनिटी या सर्वाइवर ग्रुप किसी एरिया पर कब्जा कर लेता, चेक पॉइंट बना लेता, आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करता और उनसे सारा सामान लूट लेता। शॉर्ट में, हाईवे लुटेरे। हम क्या करें? ग्लेन ने घबराकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए पूछा। मैं उनसे बात करने जाता हूं। तुम लोग ट्रक में इंतजार करो। ल्यूक ली ने दरवाजा खोला। डेरिल ट्रक के बेड पर नीचे झुका और बुदबुदाया, मैं तुम्हें कवर करूंगा। मुसीबत का पहला संकेत मिलते ही मैं गोली चला दूंगा। ल्यूक ली ने सिर हिलाया, फिर अकेले रोड ब्लॉक की ओर चल दिया। उसने अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए, यह दिखाने के लिए कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। जब वह रोड ब्लॉक से लगभग 50 मीटर दूर था तो स्कूल बस के ऊपर खड़ा लुकआउट चिल्लाया, रुको, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? मेरा नाम लू है। मैं क्वारी कैंप से हूं, अटलांटा की तरफ से आ रहा हूं। हम सर्वाइवर हैं। हम सिर्फ 4 लोग हैं और हम बसने के लिए एक नई जगह ढूंढ रहे हैं। सड़क पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर साइन पकड़े हुए आदमी ने उसे नीचे किया और बाहर निकल गया। वह 40 साल का लग रहा था, हट्टा-कट्टा, घनी दाढ़ी वाला। उसकी कमर पर एक रिवॉल्वर लटकी हुई थी। वह ल्यूक ली के पास गया और उसे सिर से पैर तक देखा। मेरा नाम रैंडल थॉम्पसन है। यह इलाका हमारे कंट्रोल में है। इस चौराहे से 3 मील दक्षिण तक इसके आसपास के 6 फार्म भी शामिल हैं। 6 फार्म? हाँ, सही है। हम घटना की शुरुआत में ही ऑर्गेनाइज हो गए थे। 23 लोग, सभी लोकल किसान। रैंडल ने अपनी कमर पर बंदूक थपथपाई। हम बिना बुलाए मेहमानों का स्वागत नहीं करते। ल्यूक ली ने अपने सिर के ऊपर बफ्स देखे। विजिलेंस हाई, टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट, एक्सट्रीम एग्रेशन छिपा हुआ, और एक और डर बाहरी लोगों से। इस आदमी को डर था कि बाहरी लोग उनके रिसोर्स चुरा लेंगे और उस ऑर्डर को बिगाड़ देंगे जो उन्होंने चुपचाप अपने लिए बनाया था। ल्यूक ली ने दूसरी तरफ देखा और अपनी आवाज शांत रखी। हम यहां जमीन पर कब्जा करने नहीं आए हैं। जैसा मैंने कहा, हम बस गुजर रहे हैं और बसने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यह इलाका पहले से ही किसी का है। इसलिए हम इसके लिए तुमसे नहीं लड़ेंगे। रैंडल ने आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? मैं इस बार 4 लोगों को स्काउट के लिए लाया हूं। मेन ग्रुप उत्तर में खदान पर है। 30 से ज्यादा लोग। 30 से ज्यादा। रैंडल का जोश एकदम से बदल गया। डर बाहरी लोगों की तरफ थोड़ा और गहरा हो गया। 30 से ज्यादा लोग। उनके पूरे ग्रुप को मिलाकर भी उससे ज्यादा। दुनिया में संख्या का मतलब खतरा होता है। 30 से ज्यादा। रैंडल का हाथ अनजाने में उसकी कमर की तरफ चला गया। यह कोई छोटा ग्रुप नहीं है। इसलिए हमें एक बड़ी जगह चाहिए। ल्यूक ली का लहजा एक जैसा था, न तो विनम्र और न ही जोरदार। तुम्हारे 6 खेत तुम्हारे लिए काफी हैं। हम उन पर लालच नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें आसपास कोई बिना दावे वाला खेत पता हो तो हमें सही रास्ता बताओ। हम अपने रास्ते जाएंगे, तुम अपने रास्ते जाओ,
और हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। रैंडल कुछ देर उसे घूरता रहा। रेत की बोरियों के पीछे दो बंदूकधारी भी ल्यूक को टेंशन से देख रहे थे। माहौल नाजुक था। रैंडल के सामने एक चॉइस थी, मदद करो या मना कर दो। अगर वह मदद करता तो वह एक संभावित खतरे को जाने देता और उन्हें आसपास जड़े जमाने देता। अगर दूसरी तरफ के इरादे बुरे होते तो यह मुसीबत होती। लेकिन अगर वह मना कर देता तो वे 30 से ज्यादा लोग वैसे भी उसके दुश्मन बन सकते थे। रैंडल बेवकूफ नहीं था। उसने बीच का रास्ता चुना। 5 मील और दक्षिण की ओर जाओ। वहां ग्रीन नाम का एक बूढ़ा आदमी चारागाह चलाता है। यह अच्छी खासी जगह है। इसमें कुएं का पानी और बाढ़ हैं। घटना के बाद हमने एक बार इसे चेक किया था। बूढ़ा आदमी और उसका परिवार अभी भी वहीं था, लेकिन वे कुछ ही हैं। वे इतनी बड़ी जगह नहीं संभाल सकते। हर्शेल ग्रीन। ग्रीन फांग। ल्यूक ने अपना चेहरा शांत रखा, लेकिन वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। थैंक्स। मुझे थैंक्स मत कहो। रैंडल एक कदम पीछे हटा। उसका हाथ अभी भी उसकी बंदूक पर था। मैं यह सिर्फ एक बार कहूंगा। अगर तुम्हें हमारे इलाके के बारे में कोई आइडिया आता है तो जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। हम नहीं देंगे। हम नहीं देंगे। ल्यूक पिकअप की ओर मुड़ा। इस दुनिया में अब इंसानों से ज्यादा पैदल चलने वाले हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। 4 हथियारबंद आदमियों की ओर पीठ करके वह अपनी रीढ़ की हड्डी पर 4 जलती हुई निगाहों को महसूस कर सकता था। उसने अपनी रफ्तार तेज नहीं की ताकि वह बेवजह ध्यान न खींचे। जैसे ही वह अंदर गया और दरवाजा बंद किया, ग्लेन की बंदूक पर पकड़ आखिरकार थोड़ी ढीली हुई। मुझे लगा कि वे गोली चलाएंगे। वे नहीं चलाएंगे। ल्यूक ने पिकअप स्टार्ट करते हुए कहा। वे हमसे ज्यादा लड़ाई से डरते हैं। वह उनके इमोशंस में बदलाव देख सकता था। दुनिया खत्म होने वाली बातचीत में यह असल में एक चीट कोड था। और उसे यह भी विश्वास था कि दुश्मन से आगे बढ़कर बातचीत करने का रिस्क लेने से उसे अपने पीछे 2 एसएसआर्स का लॉयल सपोर्ट मिलेगा। वह रैंडल वाला आदमी शायद नुकसान न पहुंचाने वाला नहीं है। अगर उसने सड़क के बीच में चेक पॉइंट लगाने की हिम्मत की तो इसका मतलब है कि उसे अपने हथियारों पर थोड़ा भरोसा है। ठीक है, लेकिन अभी वे हमारे दुश्मन नहीं हैं। ल्यूक ने गैस पर दबाव डाला। और हमें जितना हो सके लड़ाई से बचना होगा। पहले हम कैंप हटा लें। बाकी की चिंता हम बाद में कर सकते हैं। पिकअप दक्षिण की ओर तब तक चलती रही जब तक दूर एक सफेद बाड़ दिखाई नहीं दी। बाड़ के पीछे हरा भरा चारागाह फैला हुआ था। कुछ गायें दूर आलस से चर रही थीं, जिससे वह जगह किसी जन्नत जैसी लग रही थी। चारागाह के बीच में एक 2 मंजिला सफेद लकड़ी का घर था। उसके बगल में एक खलिहान, एक अस्तबल और एक पुराने जमाने का हैंडपंप का कुआं था। दरवाजे के पास एक रॉकिंग चेयर पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी शिकार की राइफल पकड़े बैठा था। आंगन में 2 औरतें बिजी थीं। एक ग्लेन की होने वाली पत्नी मैगी थी और दूसरी उसकी बहन बेथ थी। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जाहिर है हर्शेल था, वही पुराना विश्वासी जिसका बाद में सिर कलम कर दिया गया। जब बूढ़े आदमी ने पिकअप को आते देखा तो वह खड़ा हो गया और शॉटगन को सीधा कर दिया। ल्यूक ने बाड़ के बाहर गाड़ी पार्क की, इंजन बंद किया और दरवाजा खोला। हर्शेल ग्रीन हाथों में शिकार की राइफल लिए सामने के बरामदे में खड़ा था, लेकिन उसने बैरल नहीं उठाया। ल्यूक ट्रक से बाहर निकला और बाड़ के बाहर खड़ा हो गया,
उसके हाथ अपने आप बगल में लटके हुए थे ताकि दूसरा आदमी साफ देख सके कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। मिस्टर ग्रीन, बूढ़े आदमी की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। आप मुझे जानते हैं? हम अभी उत्तर से आए हैं। रास्ते में किसी ने आपके फार्म का जिक्र किया। ल्यूकली ने अपनी आवाज को जितना हो सके नरम रखा। मेरा नाम ल्यूक है। हम अटलांटा दिशा से आए बचे हुए लोग हैं। हम 4 लोग हैं और हम बसने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। हर्शेल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नजर ल्यूकली के साथियों पर थी। ग्लेन पैसेंजर सीट पर बैठा था, घबराया हुआ देख रहा था। डेरिल ट्रक के सामने दुबका हुआ था। उसका क्रॉसबो उसके नीचे छिपा हुआ था और साफ तौर पर नहीं दिख रहा था। डैनी के पैरों के पास एक शॉटगन सीधी खड़ी थी। हर्शेल ने सब कुछ देखा। उसी समय ल्यूकली अपने सिर के ऊपर बफ्स पढ़ रहा था। अलर्टनेस, मॉडरेट, डिफेंसिव इंस्टिंक्ट, फैमिली प्रोटेक्शन, फेथ, पक्की क्रिश्चियनिटी, कॉग्निटिव बायस, वॉकर्स पेशेंट्स। आखिरी बात ने ल्यूकली का दिल बैठा दिया। धिक्कार है इस जिद्दी बूढ़े आदमी पर। इसका मतलब था कि खलिहान में वॉकर्स अभी भी वहीं थे। हर्शेल को अब भी लगता था कि वे चीजें पेशेंट्स थीं जिन्हें ठीक किया जा सकता है, जिसमें उसकी पत्नी एनेट और उसका सौतेला बेटा शॉन ग्रीन भी शामिल थे। डैड मैगी यार्ड से सामने के पोर्च पर आई और हर्शेल के पास खड़ी हो गई। वह 20 साल की थी। उसके छोटे भूरे बाल, तेज आंखें और हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। अलर्टनेस हाई, प्रोटेक्टिवनेस फैमिली। एक और लड़की बेथ पोर्च पर थोड़ी पीछे खड़ी थी। वह गोरी थी, लगभग 16 या 17 साल की। उसका चेहरा बेचैनी से भरा था। उसके बगल में लगभग 18 या 19 साल का एक लंबा पतला नौजवान खड़ा था, जिसके हाथ में एक मेटल का पाइप था। जिमी, बेथ का बॉयफ्रेंड। ओरिजिनल शो में यह बच्चा उस रात मर गया जिस रात फार्म गिरा। वॉकर उसे आरवी से बाहर खींचकर ले गए और टुकड़े टुकड़े कर दिए। ल्यूकली ने उसकी तरफ देखा। वह अभी भी बस एक बच्चा था जिसमें लड़ने की लगभग कोई काबिलियत नहीं थी। यह फैमिली क्रिश्चियन थी और शादी से पहले सख्त नियमों का पालन करती थी। ठीक है ना दोस्तों? उनके हथियारों की तुलना करने पर दूसरी तरफ सब बूढ़े, कमजोर, बीमार या जवान थे, साथ ही कुछ ठंडे हथियार भी थे। यह बात कि इस जगह पर पहले से कब्जा नहीं हुआ था, यह पूरी तरह से किस्मत थी। मिस्टर ग्रीन, ल्यूकली ने धीरे से कहा, जो काफी ईमानदार लग रहा था। मुझे पता है कि आप बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते। आजकल कोई नहीं करता। लेकिन मैं आपसे कुछ मिनट बात करना चाहता हूं, बस कुछ ही। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी यह ठीक नहीं है, तो हम तुरंत चले जाएंगे और आपको फिर से परेशान नहीं करेंगे। हर्शेल 5 सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने शॉटगन की नली थोड़ी नीचे की। सिर्फ तुम? ल्यूकली पीछे मुड़ा और पिकअप की ओर इशारा किया। शांत रहो। रुको। मैगी ने अपनी आंखें उस पर गड़ाए रखीं। कुल्हाड़ी अभी भी उसके हाथ में थी। ल्यूकली पोर्च की सीढ़ियों के नीचे तक गया। फिर वह रुक गया। वह और पास नहीं आया। हर्शेल ने यह देखा और उसका माथा थोड़ा ढीला पड़ गया। आगे बढ़ो। हमारा कैंप उत्तर में खदान में है। हम 30 से ज्यादा लोग हैं, जिनमें बूढ़े और बच्चे भी शामिल हैं। कल रात हम पर वॉकर का बड़ा हमला हुआ। कोई मरा नहीं, लेकिन वह जगह अब सुरक्षित नहीं है। हमें वहां से जाना होगा। तो तुमने मेरे खेत पर नजर रखी है, हर्शेल ने साफ साफ कहा। इतनी सख्ती से कहने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को लूटते नहीं हैं। हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए।
साथ मिलकर काम करना। हर्षेल की भौहें फिर तन गईं। तुम्हारा खेत बड़ा है, उसमें बहुत पानी है और बाड़े सही सलामत हैं। यह लंबे समय तक रहने के लिए सही है। लेकिन तुम्हारे पास बस कुछ ही लोग हैं। तुम इतनी बड़ी जगह की रक्षा नहीं कर सकते। 5 मील उत्तर में रैंडल नाम का एक आदमी है जो 6 खेतों को कंट्रोल करता है। 23 लोग पूरी तरह से हथियारबंद। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा? इससे बात की जड़ तक पहुंच गई। हर्षेल का बफ ऊपर नीचे होता रहा। चिंता, बाहरी खतरा। बेशक उसे पता था कि रैंडल है। उस आदमी ने पहले भी बात करने के लिए लोगों को भेजा था। वह फार्म को अपने इलाके में लाना चाहता था, लेकिन हर्षेल ने मना कर दिया था। लेकिन रैंडल अच्छा आदमी नहीं था। एक बार सप्लाई कम हो जाने पर वह देरसवेर उनके पीछे आ जाता। ल्यूकली ने आगे कहा, हमारे पास 30 से ज्यादा लोग, बंदूकें और वॉकर की बड़ी भीड़ से बचने का अनुभव है। सबसे जरूरी बात, हमारे पास बहुत सारा कम सप्लाई है। अगर आप हमें फार्म के आसपास कैंप लगाने की इजाजत दें, तो हम इस जगह को बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। बदले में हम फार्म का पानी का सोर्स और कुछ खेती की जमीन शेयर करेंगे। लेकिन आपका घर, आपका खलिहान और आपका घर सब आपका ही रहेगा। हम मेन घर में नहीं घुसेंगे और हम आपकी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे। यह सुनकर हर्षेल मुड़ा और मैगी की तरफ देखा। मैगी की आंखों में थोड़ी झिझक दिखाई दी। वह बेवकूफ नहीं थी। बेशक वह जानती थी कि कुछ लोग इतने बड़े फार्म की रक्षा नहीं कर सकते। ओटिस पिछले हफ्ते सप्लाई लेने के लिए बाहर गया था, तो वह लगभग वापस नहीं आ पाया था और पेट्रिसिया इस बात पर पूरी रात रोती रही थी। जिमी के बारे में तो और भी कम कहना था। उस बच्चे की वॉकर के पास जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मेटल पाइप को हथियार की तरह इस्तेमाल करना स्पेगेटी की एक कतरन लहराने जैसा ही था। हर्षेल ने ल्यूकली की तरफ देखा। तुमने कहा था कि तुम मेन घर में नहीं घुसोगे? बिल्कुल। तुम अपने घर में रहो और हम बाहर के किनारे कैंप लगाएंगे। बाढ़ के अंदर सब कुछ तुम्हारा इलाका है। तुम नियम बनाओ। हम सिर्फ कुआं और थोड़ी खुली जमीन इस्तेमाल करेंगे। मेरे खेत के मेरे नियम हैं, हर्षेल ने भारी आवाज में कहा। सबसे पहले, जब तक बहुत जरूरी न हो, मेरी जमीन पर बंदूक नहीं चलानी है। यह नियम ओरिजिनल शो में भी था। हर्षेल को गोलियां पसंद नहीं थीं, खासकर अपने विश्वास की वजह से। लेकिन यह ल्यूकली की सोच से भी मेल खाता था। दुनिया के खत्म होने पर गोलियों से बचना ही सही फैसला था। चुपचाप अंदर घुस जाओ। कोई बंदूक नहीं। ठीक है, ल्यूकली ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मेरे यहाँ कुछ मरीज हैं। मैं तुम लोगों को मामले अपने हाथ में लेने और उनकी शांति में खलल डालने की इजाजत नहीं दूंगा। मरीज? ल्यूकली को ठीक ठीक पता था कि हर्षेल का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वह बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। यह समझने का नाटक कर रहा था कि मरीजों का क्या मतलब है। कयामत में मेडिकल की जानकारी रखने वाले किसी से मिलना मुश्किल है। हम कुछ दवा शेयर कर सकते हैं। हर्षेल की आंखें थोड़ी हिलीं। इन लोगों के पास दवा थी। उसका बफ बदल गया। अलर्टनेस मॉडरेट घटकर अलर्टनेस लो हो गया। नया गुडविल इनिशियल। तुमने फिर से अपना नाम क्या बताया? ल्यूक। ल्यूक, तुम एक स्मार्ट आदमी हो। हर्षेल ने रॉकिंग चेयर पर शॉटगन टिका दी। लेकिन कभी कभी स्मार्ट आदमी बेवकूफों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुझे पता है। लेकिन स्मार्ट लोगों से बात करना आसान होता है।
अगर तुम यह नहीं चाहते तो हम कभी भी जा सकते हैं। यह सुनने में अच्छा लगा, लेकिन अगर सच में 30 से ज्यादा लोग यहाँ आ गए तो क्या हर्षेल मना करने की हिम्मत करेगा? हर्षेल काफी देर तक चुप रहा। मुझे इस बारे में अपने परिवार से बात करनी है। बिल्कुल। यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें जल्दबाजी करनी चाहिए। ल्यूकली एक कदम पीछे हट गया। हम बाड़ के बाहर इंतजार करेंगे। जब तुम तय कर लो तो मुझे बता देना। वह जाने के लिए मुड़ा। रुको। यह मैगी की आवाज थी। ल्यूकली पीछे मुड़ा। मैगी सीढ़ियों से नीचे उतरी, कुल्हाड़ी अपनी बेल्ट में दबाए हुए थी। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 30 से ज्यादा लोग हैं। कितनी औरतें और बच्चे हैं? लगभग आधे। कुछ बच्चे हैं। सबसे छोटा 10 साल से कम उम्र का है। मैगी का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। लोग नेचुरली औरतों, बुजुर्गों और बच्चों वाले ग्रुप्स के लिए ज्यादा हमदर्दी रखते थे। जब तक किसी ग्रुप में परिवार होते, उनकी सावधानी आधी हो जाती। लेकिन यह कहीं भी सच था। सिर्फ मर्दों का हथियारबंद ग्रुप मतलब ज्यादा रिस्क। शांति के समय में भी कोई भी सिर्फ मर्दों वाला बार खोलने की हिम्मत नहीं करता था। ये बार तो बिल्कुल नहीं। मैगी हर्षेल की ओर मुड़ी। कयामत में जो ग्रुप अब भी अपने परिवारों को साथ लाता था, उसे मानना जाहिर तौर पर ज्यादा आसान था। डैड, उन्हें रहने दो। कम से कम एक बार कोशिश तो करो। हर्षेल ने अपनी बेटी को देखा, फिर पोर्च के नीचे बेथ को। उसकी सबसे छोटी बेटी इतनी नाजुक लग रही थी कि हवा का एक झोंका उसे गिरा देगा। उसकी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 16 साल की थी। इस दुनिया में उसके पास खुद को बचाने की बेसिक काबिलियत भी नहीं थी। अगर रैंडल के लोग सच में उन्हें पकड़ने आए थे, तो वह उन्हें बचाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता था? फार्म पर सिर्फ 2.5 आदमी थे। वह और उसका गोद लिया हुआ बेटा 2 गिने गए, जबकि मैगी आधी गिनी गई। जहां तक हाथ में मेटल का पाइप लिए कांपते बच्चे की बात है, तो नाबालिग की गिनती नहीं हुई। हर्षेल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रार्थना करते हुए उसके होंठ थोड़े हिल रहे थे। 10 सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। मेरी कुछ और शर्तें हैं। आगे बढ़ो। सबसे पहले, जब तुम्हारे लोग आएंगे तो मैं खुद तुम्हारे लीडर से मिलना चाहता हूं। मैं बंदूक रखने वाले हर आदमी से भी मिलना चाहता हूं। मान गया। दूसरा, मैं अभी भी खेत का रोज का मैनेजमेंट तय करता हूं। क्या बोया जाएगा, क्या उगाया जाएगा, और कुएं का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये सब मेरे इंतजाम के हिसाब से होगा। पूरी तरह से सही। तीसरा। हर्षेल की आवाज धीमी थी। अगर एक दिन मुझे लगा कि तुम्हारी मौजूदगी से मेरे परिवार को खतरा है, तो मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। कोई बात नहीं होगी। मुझे सब मंजूर है। हर्षेल ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। ल्यूकली ने वह खुरदुरा हाथ पकड़ लिया। हर्षेल का बफ स्थिर हो गया। गुडविल शुरुआती को अपग्रेड करके मंजूरी कंडीशनल कर दिया गया। नया देख रहा है। यह ओरिजिनल प्लॉट के करीब था। बस फर्क यह था कि कार्ल को गोली लगने की जरूरत नहीं थी, और उन्हें रास्ते में कई लोगों को खोने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट के लिए हॉस्पिटल जाने का रिस्क नहीं उठाना पड़ा। ग्लेन घबराया हुआ लग रहा था, ट्रक की खिड़की से बाहर झुका। कैसा रहा? यह काम कर गया। ग्लेन 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से मुस्कुराया। ल्यूकली ट्रक में चढ़ा और इंजन स्टार्ट किया। ग्लेन, वापस जाने का रास्ता याद रखना। कल तुम मेन ग्रुप को ले आना। कोई बात नहीं। डेरिल, वापस जाने से पहले चलो फार्म के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
मैं इलाका देखना चाहता हूं। डेरिल ने सिर हिलाया। अब तक ल्यूकली की बात का वजन हो गया था। सही मोलभाव, बेदाग कैरेक्टर और वह सावधान रहने वाला स्वभाव, उसमें पहले से ही एक लीडर के गुण थे। पिकअप धीरे धीरे फार्म की सफेद बाड़ के साथ साथ चला। ल्यूकली आसपास देखते हुए गाड़ी चला रहा था। फार्म उसकी उम्मीद से भी बड़ा था। एक नजर में यह कम से कम 150 एकड़ का होना चाहिए था। मेन घर बीच में एक ऊंची जगह पर था, जहां से खुला नजारा दिखता था। वहां से वे हर तरफ बाड़ के किनारे देख सकते थे। पूरब में चारागाह था, जहां मवेशी चरते थे। दक्षिण में बिना खेती की जमीन का एक टुकड़ा था, जिसे सब्जी के बगीचे में बदला जा सकता था। पश्चिम में एक छोटी सी नदी बहती थी। बहाव ज्यादा नहीं था, लेकिन रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी था। कुएं के साथ पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। उत्तर की ओर जंगल एक नेचुरल रुकावट बना हुआ था। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वॉकर वहां से निकल सकते थे। वॉकरों की बड़ी भीड़ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ छिपा हुआ खतरा दक्षिण पूर्व कोने में था। वहां बाड़ का एक हिस्सा साफ तौर पर पुराना था। लकड़ी के खंभे टेढ़े थे, तार की जाली ढीली थी और कोई वॉकर शायद उसे जोर से धक्का देकर गिरा सकता था। बेशक सबसे बड़ा खतरा खेत के बाहर नहीं, बल्कि बूढ़े विश्वासी के खलिहान के अंदर था। जैसे ही ल्यूकली वहां से गुजरा, उसने अंदर से आवाजें सुनी। वॉकर कराह रहे थे, नाखून लकड़ी के तख्तों से रगड़ रहे थे। ग्लेन ने भी सुना और उसका चेहरा बदल गया। वह क्या आवाज थी? कोई बात नहीं, ल्यूकली ने बिना हाव भाव बदले कहा। शायद जानवरों की। ग्लेन को शक हुआ, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। डेरिल को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। सुनते ही वह समझ गया। ल्यूकली और डेरिल ने रियरव्यू मिरर में थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों में से कोई भी नहीं बोला। खलिहान की समस्या को कभी न कभी तो सुलझाना ही था, लेकिन पहले उन्हें मेन ग्रुप को वहां से हटाना था और फार्म पर मजबूती से अपनी पकड़ बनानी थी। एक बार चक्कर लगाने के बाद पिकअप फार्म के मेन गेट पर वापस आ गई। ल्यूकली ने खिड़की नीचे की और सामने के बरामदे में हर्शेल को हाथ हिलाया। मिस्टर ग्रीन, हम वापस जाकर बाकी लोगों को भी ले लेंगे। हम कल दोपहर से पहले यहां पहुंच जाएंगे। हर्शेल ने सिर हिलाया। मैगी उसके पास खड़ी हो गई और पिकअप की तरफ देखा। उसकी नजर ल्यूकली पर ज्यादा टिकी रही। जहां तक ग्लेन की बात है, उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पिकअप 20 मिनट तक बजरी वाली सड़क पर उछलती रही और फिर क्वारी कैंप लौट आई। ग्लेन, रिक और शेन को बुला लाओ। उन्हें बताओ कि हमें जगह मिल गई है। डेरिल ट्रक के बेड़ के किनारे झुक गया। उसके दांतों के बीच घास का एक तिनका था। वह कैंप की तरफ देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है उस खलिहान में कितने लोग बंद हैं? ल्यूकली ने सोचते हुए जीभ चटकाई। आवाज से लगता है कम से कम 20। बूढ़े आदमी को पता है? उसे सिर्फ पता नहीं है। उसी ने उन्हें बंद किया है। उसे लगता है कि वे चीजें बीमार हैं, कि इलाज से वे ठीक हो जाएंगी और फिर से सेहतमंद होकर चलने फिरने लगेंगी। डेरिल ने घास का तिनका थूक दिया। शिट! क्या वह खुद को भगवान समझता है? ल्यूकली मुस्कुराया। तुम क्या कह सकते हो? वह यही मानता है। शायद वह सच में दुनिया को बचाने के लिए भगवान पर भरोसा कर रहा है। अभी के लिए इसे छोड़ दो। ल्यूकली मुड़ा। एक बार जब मेन ग्रुप आ जाएगा और हम अपनी जगह बना लेंगे, तो हम इससे निपट लेंगे। तुम्हें मर्ल से बात करनी चाहिए। उसे मूव के दौरान परेशानी खड़ी करने मत देना।
डेरिल ने सिर हिलाया, ट्रक से नीचे उतरा और चला गया। डैनी पास आया। बॉस, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। क्या आपको लगता है कि वह फार्म भरोसेमंद है? 150 एकड़, एक कुआं, एक नाला, चारागाह और कुदरती रुकावटें। आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह इस बेकार खदान से 10 गुना बेहतर है। ल्यूकली ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। डैनी मुस्कुराया। तो मैं बिना किसी चिंता के कैरेन को बता सकता हूं। 5 मिनट बाद रिक और शेन एक के बाद एक वहां आए। रिक के कदम स्थिर थे, उसकी काउबॉय हैट नीचे थी, कोल्ट पाइथन उसकी कमर पर था। शेन अपनी शॉटगन के स्ट्रैप पर एक हाथ रखे दाईं ओर चल रहा था। उसका एक्सप्रेशन हमेशा से भी ज्यादा खराब था। असल में जब से रिक आया था, वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी पर उसका $8 मिलियन बकाया हो। ल्यूकली ने उनके सिर के ऊपर देखा। रिक उम्मीद, सावधान, भरोसा, पक्का। शेन चिंता, पावर डायनामिक्स, डिफेंस, एक्टिव, जलन, दबी हुई। हमें बताओ तुम्हें क्या मिला? रिक ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए कहा। ल्यूकली हुड के सहारे झुक गया और एक टहनी से जमीन पर एक मोटा नक्शा बनाया। ग्रीन फांग। कार से 20 मिनट। मालिक हर्शेल ग्रीन हैं, जो जानवरों के डॉक्टर हैं। उनकी 2 बेटियां, एक गोद लिया हुआ बेटा, उनके लिए काम करने वाला एक जोड़ा और उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। कुल 6 लोग हैं। टहनी ने फार्म और उसके खास हिस्सों का आउटलाइन बनाया। फार्म 150 एकड़ का है। मेन घर बीच में ऊंची जमीन पर है। पूरब में चारागाह, पश्चिम में एक छोटी नदी, उत्तर में जंगल। मैंने ध्यान से चेक किया। बाढ़ ज्यादातर ठीक हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व कोने में एक पुराना हिस्सा है जिसे रिपेयर की जरूरत है। पानी भी बहुत है। एक गहरा कुआं और एक छोटी नदी। 30 से ज्यादा लोग कोशिश भी करें तो उसे सूखा नहीं पी सकते। रिक मैप देखने के लिए झुका। उसके चेहरे पर हैरानी और राहत दिख रही थी। डिफेंस का क्या? उत्तर में जंगल एक नेचुरल रुकावट है। वॉकर्स का एक बड़ा झुंड आसानी से नहीं निकल पाएगा। पूरब और दक्षिण में खुले मैदान हैं जहां से साफ नजारा दिखता है। नजर रखने के लिए अच्छा है। अगर कोई घूमने वाला आता है तो हम उसे तुरंत देख लेंगे। पश्चिम की तरफ नाला है। सिर्फ दक्षिण पूर्व कोने में बाढ़ कमजोर है। उसे मजबूत करने के लिए 2 लोगों को ले आओ और सब ठीक हो जाएगा। शेन ने सही समय पर बीच में ही टोक दिया। शर्तें क्या हैं? वह बूढ़ा आदमी हमें मुफ्त में नहीं रहने दे रहा है। ल्यूकली ने उन्हें सच बताया, जिसमें बूढ़े आदमी का निकालने का अधिकार भी शामिल था। शेन ने मुंह बनाया। निकालने का अधिकार? वह कहता है कि चले जाओ और हम चले जाते हैं। ल्यूकली मुस्कुराया। यह इतना आसान नहीं है। एक बार 30 से ज्यादा लोग बस गए तो वह हमें बाहर नहीं निकाल पाएगा। हम उसे थोड़ी इज्जत देते हैं ताकि उसे लगे कि अभी भी उसका कंट्रोल है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह खाद के तौर पर जमीन में चला जाता है। रिक ने ल्यूकली की तरफ देखा। उसके मुंह के कोने पर एक बेरहम मुस्कान थी। तो यह उस आदमी का असली स्वभाव था। जब बात आती है तो वह शेन से भी ज्यादा बेरहम हो सकता है। फिर भी जो अकेले दर्जनों वॉकर को मार सकता है, वह शायद लोगों को मारने में भी नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन रिक इस वजह से सावधान नहीं था। वह जानता था कि ल्यूकली सही था। 30 से ज्यादा लोग बस आकर फिर से नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा ग्रुप तबाही में एक जीता जागता टारगेट था। एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं था। रिक ने कहा, हमें इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है।
अगर वह हमें रहने देने को तैयार है तो वह हमें तब तक नहीं निकालेगा जब तक हम उसकी बॉटम लाइन पार न कर दें। रिक का ट्रस्ट सॉलिड थोड़ा और चमक उठा। शेन बिना कुछ बोले उनके पास खड़ा रहा। उसके होंठ कसकर बंद थे। एक और बात, ल्यूक ली ने अपनी आवाज धीमी कर दी ताकि सिर्फ वे तीनों ही सुन सकें। फार्म से 5 मील उत्तर में रैंडल नाम का एक आदमी है। वह 6 फार्म कंट्रोल करता है। उसके पास 23 लोग, बंदूकें और गाड़ियां हैं और उसने आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए रोड ब्लॉक लगा रखा है। रिक का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। गुस्सा? अभी नहीं। जब हम आए थे तो उसने हमें जाने दिया, लेकिन ऐसे लोग हमेशा तमीजदार नहीं रहते। जैसे ही सप्लाई कम होगी, ग्रीन फार्म पहली जगह होगी जिसे वह टारगेट करेगा। तो वहां जाकर हम उस बूढ़े आदमी को भी गर्मी सहने में मदद कर रहे हैं, शेन ने कहा। आपसी फायदा? ल्यूक ली ने सिर हिलाया। उसके पास जमीन है, हमारे पास लोग और बंदूकें हैं। हम में से हर एक को वह मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है। रिक खड़ा हुआ और अपने घुटनों से मिट्टी झाड़ी। हम कब निकलेंगे? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। आज रात सामान पैक कर लो, सुबह होते ही निकल जाओ और कोशिश करो कि दोपहर से पहले सब लोग वहां पहुंच जाएं। रिक ने शेन की तरफ देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? शेन ने एक पल सोचा। वह इस बात पर विचार नहीं कर रहा था कि वे जा सकते हैं या नहीं, बल्कि इस बात पर कि एक आधे अधूरे अनजान फार्म में जाने का मतलब था शुरू से व्यवस्था फिर से बनाना। और उस नए माहौल में ल्यूक ली ने पहले ही नींव रख दी थी। उसकी अपनी बातें शायद पहले जितनी अहमियत नहीं रखती। ठीक है, शेन ने आखिरकार सिर हिलाया। उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी। मैं गाड़ियों का इंतजाम करूंगा और लोगों को काम पर रखूंगा। रिक ने उसे जाते हुए देखा, थोड़ा मुंह बनाते हुए। वह आजकल छुट्टी पर है। तुम्हें पता है क्यों? उस पर नजर रखना। इसका ग्रुप पर असर मत पड़ने देना। रिक ने उसकी तरफ देखा। इस जवान आदमी की समझ लगभग डरावनी तेज थी। उस रात पूरा कैंप बिजी हो गया। टेंट हटा दिए गए, सप्लाई छांटकर पैक कर दी गई और गाड़ियों को एक काफिले में लाइन में खड़ा कर दिया गया। ल्यूक ली पिकअप के पास खड़ा था, अपने सिस्टम बैकपैक में सामान चेक कर रहा था। सिस्टम बैकपैक 40 स्लॉट, कोर रिजर्व ठीक, गोला बारूद काफी, मेडिकल सप्लाई काफी, खाना पानी काफी। समय रुका। M67 ग्रेनेड 2। ग्लेन हाथ में एक लिस्ट लेकर दौड़ा। गाड़ियां तय हो गई हैं। कुल 5। पिकअप आगे है, RV पीछे है और 3 SUV और सेडान बीच में हैं। कुल मिलाकर 34 लोग, बिल्कुल काफी सीटें हैं। हथियारों का क्या? हर गाड़ी में कम से कम एक हथियारबंद आदमी। तुम लीड करो। डेरिल तुम्हारे साथ चलेगा। शेन दूसरी गाड़ी में है, रिक तीसरी में और डैनी और एंड्रिया चौथी और 5वीं में हैं। ल्यूक ली ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है। तुम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो और अब तुम चीजों को अच्छे से संभालते हो। ग्लेन ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। उसके सिर के ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा और चमक उठा। ल्यूक, किसी समय डेरिल उसके पीछे आ गया था। मैंने मर्ल से बात की। वह मूव के दौरान कोई परेशानी नहीं करेगा। उसे कंट्रोल में रखो। जब ग्रुप का बचना दाव पर हो तो मैं कोई गलती नहीं चाहता। डेरिल की आंखें तनी हुई थीं। वह समझ गया कि ल्यूक ली क्या इशारा कर रहा था। मैं समझ गया। एक बार जब हम नई जगह पहुंच जाएंगे तो वह शिकार पर जाएगा। वहां शिकार के लिए अच्छी जगहें हैं और एक छोटी नदी भी है। हाँ,
मैं बाद में कुछ फिशिंग रॉड बना लूंगा। कुछ मछलियां पकड़ना बुरा नहीं होगा। इससे बात सुलझ गई। ल्यूक ली ट्रक के बेड पर चढ़ गया और सिस्टम पैनल खोला। अभी की जगह क्वारी कैंप। मेन क्वेस्ट अपडेट हो रहा है। डिंग। मेन क्वेस्ट नया घर मकसद सभी कैंप मेंबर्स को ग्रीन फार्म में सुरक्षित रूप से शिफ्ट करना। रिवॉर्ड EXP 500 वॉकर एसेंस 3 रैंडम ब्लूप्रिंट 1 टाइम लिमिट 48 घंटे। काफिला पहली रोशनी में निकल पड़ा। 5 गाड़ियां एक लाइन में थीं, पिकअप आगे और RV पीछे। ल्यूक ली अभी भी अपनी पिकअप चला रहा था, डेरिल पैसेंजर सीट पर और ग्लेन पीछे। काफिला बजरी वाली सड़क पर चल रहा था। क्योंकि RV तेज नहीं चल सकती थी, डेल की पुरानी एंटीक गाड़ी 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ते ही हिलने लगी। लगभग 10 मिनट बाद आगे मुसीबत दिखाई दी। सड़क के बीच में एक पलटा हुआ ट्रक पड़ा था, जिससे लेन पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। ट्रक के बगल में 2 सेडान गाड़ियां थीं, जो इंसानों का बनाया हुआ रोड ब्लॉक बनाने के लिए आमने सामने खड़ी थीं। रुको, ल्यूक ली ने ब्रेक मारे। उसके पीछे की 4 गाड़ियां एक के बाद एक रुक गईं। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा, सभी एक दूसरे की आंखों में वही कंफ्यूजन देख रहे थे। जब वे कल आए थे तो यह हिस्सा साफ था। दूसरे शब्दों में, आज रोड ब्लॉक लगाया गया था। डेरिल ने अपना क्रॉसबो उठाया और विंडशील्ड से देखा। कारों के पास से कुछ रेंग रहा है। ल्यूक ली ने इसे बहुत पहले देख लिया था। पैदल चलने वाले न केवल सड़क के दोनों ओर बल्कि कई और भी गाड़ी के ऊपर खड़े थे। उसके परसेप्शन 7 ने उसे सहज रूप से ट्रक के पीछे जंगल की ओर देखने पर मजबूर कर दिया, जहां पेड़ों के बीच एक हल्की मेटल की चमक चमक रही थी। ल्यूक ली का हाथ चुपचाप उसके दबे हुए ग्लॉक की ओर बढ़ा। डेरिल 2 बजे। डेरिल की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। लोग। कम से कम 2 वॉकी टॉकी में रिक की आवाज के साथ कड़कड़ाहट हुई। आगे क्या हो रहा है? सड़क ब्लॉक है। यहां पैदल चलने वाले लोग हैं और जंगल में लोग हमें देख रहे हैं। क्या मुझे वहां ऊपर चाहिए? नहीं। बीच में रुको। शेन, क्या तुमने सुना? सुना। गाड़ियों 2 और 3 में बैठे लोग, बाहर निकलो और दोनों तरफ कवर करो। बाकी सब, दरवाजे बंद कर लो, आदेश दिया गया और काफिले ने तुरंत रिएक्ट किया। शेन टी-डॉग शॉटगन और क्राउबर के साथ सड़क के दोनों तरफ निशाना साधकर बाहर निकला। रिक ने अपना पाइथन रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था, उसका चेहरा सावधानी से कसा हुआ था। ल्यूक ली और डेरिल पैदल चलने वालों को हटाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। काफिला रुकने का रिस्क नहीं उठा सकता था। वे जितनी देर रुके, यह उतना ही खतरनाक होता गया। ल्यूक ली ने अपनी छोटी हैंडल वाली कैंप कुल्हाड़ी निकाली, 3 तेज कदम आगे बढ़ा और उसे लगातार 2 बार नीचे गिराया, जिससे रेंगते हुए वॉकर का सिर फट गया। स्कूल बस के ऊपर बैठे दोनों चौंक गए और नीचे खिसकने लगे। डेरिल ने उन्हें क्रॉसबो बोल्ट से जमीन पर गिरा दिया। उन दोनों ने आधे मिनट से भी कम समय में 6 वॉकर को मार गिराया। किल्स +6 टोटल 89 एसेंस 4/10। बाहर आओ। समय बर्बाद मत करो, ल्यूक ली सड़क के किनारे जंगल की ओर चिल्लाया। झाड़ियों में सरसराहट हुई। 3 आदमी बाहर निकले। एक 30 साल का गोरा आदमी था, जिसकी दाढ़ी पूरी थी और उसके हाथ में शॉटगन थी। उसके पीछे बेसबॉल कैप पहने एक आदमी था, जिसकी कमर पर रिवॉल्वर थी। आखिरी एक गंजा आदमी था, जिसके हाथ में सिर्फ बेसबॉल बैट था। ल्यूक ली ने उनके सिर के ऊपर रखे बफ्स पर नजर डाली। दाढ़ी वाला गोरा आदमी, दुश्मनी मीडियम, लालच एक्टिव, धोखा। बेसबॉल कैप टेंशन, आज्ञा मानना, धोखा।
गंजा आदमी एक्साइटमेंट, हिंसक झुकाव, तिरस्कार, हत्या का इरादा, छिपा हुआ। हत्या का इरादा? 3 लोग 30 से ज्यादा लोगों को लूट रहे हैं। भाई, खुद को मरवाने के और भी आसान तरीके थे। ल्यूकली ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सुप्रभात, दाढ़ी वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। घबराओ मत भाई, हम बुरे लोग नहीं हैं। हमें बस थोड़ा टोल चाहिए। खाने और बारूद के कुछ डिब्बे छोड़ दो और तुम सुरक्षित निकल सकते हो। तुमने सड़क रोकी थी, है ना? ल्यूकली ने उसे बीच में ही टोक दिया। तो क्या हुआ अगर हमने रोकी? हमारे पास बंदूकें हैं। दाढ़ी वाले आदमी ने हाथ में बंदूक लेकर इशारा किया। ल्यूकली ने कैंप की कुल्हाड़ी अपनी बगल में लटका रखी थी। दूसरी तरफ बंदूकें थीं, लेकिन उसके पीछे वाले लोग बेकार नहीं थे। मैं जानना चाहता हूं, तुम कब से सड़क रोक रहे हो? और अगर आने जाने वाले लोग पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा? गंजे आदमी की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपने हाथ में बेसबॉल का बल्ला घुमाया। भाई, अपनी किस्मत मत आजमाओ। ल्यूकली उन पर शब्द बर्बाद करना बंद कर चुका था। हाईवे लुटेरे डाकू थे। अगर उन्हें मार दिया जाए तो कोई न्याय की मांग नहीं करेगा। दबा हुआ ग्लॉक उसके हाथ में जादू की तरह आ गया और उसने बिजली की तेजी से गोली चला दी। गोली दाढ़ी वाले आदमी के माथे के ठीक बीच में लगी। बेसबॉल कैप वाला आदमी अपनी बंदूक निकालकर ल्यूकली को गोली मारने ही वाला था कि डेरिल का क्रॉसबो बोल्ट हवा में चीरता हुआ निकल गया। फुस! बोल्ट उसकी आंख में घुस गया और उसके पीछे का दिमाग चीर गया। गंजे आदमी के पास सिर्फ एक बेसबॉल बैट था। इससे पहले कि वह उसे घुमा पाता, ल्यूकली की फायर एक्स ने उसे हवा में ही चीर दिया। अपने साथियों को मरता देखकर गंजा आदमी मुड़ा और भागने की कोशिश की। ल्यूकली ने आराम से अपनी छोटी कुल्हाड़ी निकाली और उसे अपने पिंडली में गाड़ दिया। आह! गंजा आदमी तुरंत कटे हुए मुर्गे की तरह चिल्लाया। मत करो, मुझे मत मारो। दया की भीख मांगते हुए असली। तुम सिर्फ 3 हो और तुम में 30 से ज्यादा लोगों को लूटने की हिम्मत थी। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? ल्यूकली वहां गया, हथियार उठाए और डेरिल का क्रॉसबो बोल्ट भी ले आया। हमें हमें लगा कि तुम बस आम जिंदा बचे हुए लोग हो। तुमने पहले कितनी गाड़ियां रोकी हैं? गंजा आदमी कांप रहा था, उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। 3 और लोग। गंजे आदमी ने अपना पैर पकड़ लिया क्योंकि उससे खून बह रहा था। ल्यूकली की कुल्हाड़ी एक आर्टरी में कट गई थी। अब खून बह रहा था। अगर कोई उसका तुरंत इलाज भी करता तो भी वह खून की कमी से मर जाता। ल्यूकली की नजर धीरे धीरे ड्रेनेज डिच की तरफ गई। वहां कुछ था। वह वहां गया और देखा। 2 लाशें, एक आदमी और एक औरत, दोनों में से कोई भी अभी तक नहीं मुड़ा था। आदमी के सिर का पिछला हिस्सा किसी कुंद चीज से कुचल दिया गया था और दिमाग का हिस्सा बाहर निकल गया था। औरत की बात करें तो उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे। उसके नीचे के कपड़े गायब थे और उसका ऊपरी शरीर अस्तव्यस्त था, जिससे चोट के निशान दिख रहे थे। उसके शरीर पर अब भी गाली गलौज के हल्के निशान दिख रहे थे। ल्यूकली ने एक लंबी सांस ली। क्या तुमने यह किया? गंजे आदमी ने जोर से अपना सिर हिलाया। यह मैंने नहीं किया। यह वेन था। दाढ़ी वाला आदमी।